हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मैं इस चैनल पे। तो हम रैपिड रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हुए हैं बीएनएस का। बीएनएस में हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं रैपिड रिवीजन क्लास में। आज हमारा 3rd पार्ट है। 3rd पार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, मर्डर क्या होता है, साथ ही साथ हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आज के सेशन में पूरा डिस्कस करने वाले हैं विद केस लॉ। ठीक है, तो बने रहेगी इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस लेक्चर में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है आपका मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, जो सेक्शन नंबर 100 से लेकर 146 तक में बताया गया है। ये चैप्टर नंबर आपका 6 है। अब बात करते हैं अगर आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड की, तो वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 16 में बताया गया था। उसके बाद एक आता है चैप्टर नंबर 17 जो बात करता है प्रॉपर्टी वाले में, यानी कि ये तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला अपराध है। एक आता है आपका प्रॉपर्टी पर प्रभाव डालने वाला, वो चैप्टर 17 में था और अभी भी 17 में ही है, लेकिन मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध को चैप्टर 6 में कर दिया गया है। अब इसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है जीवन जीने के विरुद्ध, यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार है पूरी गरिमा के साथ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे धारा 100 से लेकर धारा 113 यानी 113 तक में कुछ ऐसे अपराध बताए गए हैं जो कहता है कि अगर आपके जीवन के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो आपको कितनी पनिशमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद आता है उपहति। उपहति भी यहाँ पे देखिए धारा 114 से लेकर धारा 125 तक में इसको बताया गया है कि उपहति क्या होती है, घोर उपहति क्या होती है, और अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो उसके लिए क्या ऑफेंसेस बताए गए हैं, यानी क्या दंड बताए गए हैं। उसके बाद आता है सदोष अवरोध और सदोष पैरोध। सदोष अवरोध और पैरोध धारा 126 और धारा 127 सिर्फ 2 धाराओं में कर दी गई। बाकी इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं तो वहाँ पे कई धाराओं में इसको बताया गया था। उसके बाद आता है आपराधिक बल और हमला। अब आपराधिक बल और हमला हम पिछले लेक्चर में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, फिर भी यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे 128 से लेकर 136 तक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट इसका जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है आपका व्यापहरण, अपहरण और बलात्श्रम, यानी कि किसी का आप व्यापहरण कर ले हो, किसी का अपहरण कर ले रहे हो, या फिर उसके साथ बलपूर्वक उससे श्रम करवा रहे हो। तो ये धारा 137 से धारा 146 तक में एक पूरा का पूरा प्रावधान बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है जीवन जीने के विरुद्ध अपराध। तो इसमें मेनली आपको देखने को क्या मिलने वाला है, आपराधिक मानववध और हत्या, यानी कि 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक होता है आपका कल्पेबल होमिसाइड और एक होता है आपका मर्डर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है आपराधिक मानववध। इसको हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। तो कल्पेबल होमिसाइड आपने सुना होगा। तो कल्पेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक लायबिलिटी फिक्स की जाती है, यानी एक दायित्व फिक्स किया जाता है कि आपको ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है होमिसाइड। तो होमी का मतलब होता है ह्यूमन, यानी कि मनुष्य, मानव, और साइड का मतलब होता है किलिंग, यानी कि किलिंग ह्यूमन बाय ह्यूमन। आपने कई शब्द सुने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे होमिसाइड आ रहा है, एक आपने सुना होगा सुसाइड। साइड का मतलब क्या होता है, CIDE। साइड का मतलब होता है किल करना, यानी मारना, या ठीक है, या तो खुद को मार रहे हो तो सुसाइड हो गया, और दूसरों को मार रहे हो तो क्या हो जाएगा, होमिसाइड हो जाता है ये। यानी कि एक ह्यूमन के द्वारा दूसरे ह्यूमन को मारना, ये क्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है। अब यहाँ पे लायबिलिटी फिक्स तो की गई थी ऑफेंस नहीं करने की, लेकिन आप कुछ यहाँ पे धारा 14 से लेकर धारा 44 तक में कुछ ऐसे शब्द बताए गए, कुछ ऐसे अपराध बताए गए हैं जहाँ पे कहता है कि अगर कोई ह्यूमन अगर उस ऑफेंस को कर भी देता है तब भी उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये जनरल एक्सेप्शन के तहत आता है। सेक्शन नंबर 14 से लेकर 44 तक की प्रोविजन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जब आपराधिक मानववध की आती है बात आती है, तो आपराधिक मानववध भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है लीगल, दूसरा होता है इल्लीगल। लीगल तरीके का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ घोर अपराध किए, ठीक है ना, किसी का बहुत ही गंभीर अपराध किया है और उसके लिए उसको फांसी की सज़ा सुनाई है। तो फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो उसको मारना, यानी उस व्यक्ति को मारना जिसने ऐसा अपराध किया हुआ था, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो भी तो एक मानववध है, लेकिन वो क्या है, एक वैलिड है, यानी कि लीगल है वो। लेकिन इलीगल की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके बिना किसी रीजन के अगर किसी को मार दिया जाए तो क्या होता है, अवैध होता है, वो हत्या कहलाती है या फिर आपराधिक मानववध आएगा।
अब ये आपराधिक मानववध और हत्या में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस रहता है इसमें। तो यहाँ पे कहते हैं सभी आपराधिक मानववध में हत्या नहीं होता, यानी कि जितने भी कल्पेबल होमिसाइड है, ये पूरा एक डायग्राम बता दे रहा हूँ। यहाँ मान लीजिए इतना ये आपराधिक मानववध है ना, तो इस पूरे आपराधिक मानववध में ना हत्या नहीं होता है, लेकिन जो हत्या होती है उन सभी हत्याओं में आपराधिक मानववध जरूर होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये समझ में आएगा आपको कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जब हत्या पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वही आगे चल के क्या बन जाता है, मर्डर बन जाता है। यानी कि जो यहाँ पे आपराधिक मानववध यही आगे चल के आप हत्या बन सकता है, लेकिन हत्या को आपराधिक मानववध नहीं बनाया जा सकता। आगे आओ समझ में। अब यहाँ पे धारा 100 और धारा 101 के उपबंध लगभग एक जैसा है, ठीक है ना, यानी कि सेम ही है। 101 में ज़्यादा संभावना होती है मृत्यु की। तो यूज ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ अटैक, नेचर ऑफ ऑफेंस और अटैक इन सेंसिटिव पार्ट, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इससे पता चलता है कि कल्पेबल होमिसाइड है या फिर मर्डर है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाएगा जैसे एक व्यक्ति ने ए ने बी का मर्डर किया है या फिर मार दिया है, वो मर गया बी, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ए जो है उसने यूज ऑफ फोर्स जो है बल का प्रयोग कितना किया है, अटैक कितनी बार किया है, नेचर ऑफ ऑफेंस कितना है, ठीक क्या है, अटैक ऑफ सेंसिटिव पार्ट यानी कि इसने क्या सेंसिटिव पार्ट में अटैक किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। अब सबसे पहला आता है आपका सेक्शन नंबर 100। सेक्शन नंबर 100 क्या बात करता है कि आपराधिक मानववध क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो कोई व्यक्ति करता है मृत्यु कारित करने के आशय से, यानी कि इसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है कि सामने वाले की डेथ कॉज कर दे, ठीक है। दूसरा आता है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य, यानी कि ये जो है बी के ऊपर ऐसी बॉडली इंजरी कारित करता है जिससे यहाँ पे पूरी संभावना है कि जो बी है, बी की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ए ने क्या किया है, बी के कल्पेबल होमिसाइड किया है, यानी कि आपराधिक मानववध किया है। उसके बाद तीसरा आता है कि ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। अब यहाँ पे ये नॉलेज है, जैसे मान लीजिए ए है और बी, दो व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे ए जो है ये कहता है कि मेरे पास एक सांप है, ठीक है, और वो डसता है, वो फिर भी किसी को कुछ नहीं होता है, वो डस भी लेगा तो कुछ नहीं होगा, जहर एक 2 सेकंड के अंदर उतार देगा ये। तो यहाँ पे क्या है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए करता है, और बी की यहाँ पे सांप से डसवाता है। अब यहाँ पे इसको नॉलेज है कि अगर सांप डस रहा है तो हो सकता है मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे अगर बी की मृत्यु हो जाती है ना ऐसे कार्य से, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ए को नॉलेज थी इतनी, और ये कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश किया जा सकता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई। पहला, तो मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए, यानी इंटेंशन होना चाहिए, या फिर आपका इंटेंशन क्या है, बॉडली इंजरी कारित करने का, और बॉडली इंजरी इतनी ग्रीवियस हो सकती है कि उससे मृत्यु भी हो सकती है, सही संभावना है। तीसरा कहता है आपको नॉलेज हो कि सामने वाले को अगर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, तो आपको यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है केस है घनश्याम बसे स्टेट, 1996 का मामला था। इस मामले में क्या हुआ था कि पत्नी द्वारा संभोग करने से इनकार कर दिया गया, यानी कि जो वाइफ है, ठीक है, वाइफ ने क्या किया, इंटरकोर्स करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे जो हस्बैंड था उसका, उसके सीने पे प्रहार कर दिया। जो क्षणिक आवेश वो क्रोध का था, यानी कि उसको तीव्र गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसने अपने वाइफ के सीने पे प्रहार कर दिया। अब परिणामतः क्या हुआ, उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी। अब न्यायालय ने क्या किया, 299 केस सब क्लोज 2 के तहत, यानी कि ये पुराना केस था इसलिए 299 सब क्लोज 2, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 100 के तहत आ जाएगा ये। तो सेक्शन 100 के तहत इसको आपराधिक मानववध माना गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको नॉलेज ना रहा हो, लेकिन आवेश में इतना आया कि उसने ऐसा प्रहार किया कि उसकी डेथ हो गई। ऐसी संभावना तो थी कि वहाँ पे डेथ होने की थी। यहाँ पे इसको क्या किया, कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पे दंडित किया गया। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे है एक गड्ढे पर लकड़ियाँ
और घास इस आशय से बिछाता है, यानी कि ए जो है एक गड्ढा करता है बड़ा सा। अब इसके ऊपर क्या करता है, इसके ऊपर कुछ घास बिछा देता है और कुछ लकड़ियाँ रख देता है। और इसका इंटेंशन क्या है कि तद्वारा कोई व्यक्ति आएगा, इस पर गिरेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मान लीजिए बी है, बी यहाँ पे चल के आता है, इसको लगता है कि भूमि समतल है, यहाँ पे लकड़ी उकड़ी है, पत्ते उत्ते डले हैं, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे चलता है और जैसे ही चलता है यहाँ पे नीचे आके गिर जाता है, हो सकता है नीचे पत्थर हो, कांटे हो, कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए बी गिरा और ये इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे ए ने कौन सा अपराध किया, ए ने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड किया है। भले ही पर्टिकुलर बी के लिए यहाँ पे गड्ढे ना किया हो, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है सी के लिए किया हो और सी ना आए, बी गिर जाए तो यहाँ पे ए जो है, ए ने आपराधिक मानववध किया है। भले इसका इंटेंशन इसकी मृत्यु कारित करने का नहीं रहा, भले सी के मृत्यु कारित करने का रहा हो, फिर भी क्या कहलाएगा, ये ए ने क्या किया है, आपराधिक मानववध किया है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कहा है, ये जानता है कि या एक झाड़ी के पीछे है, यानी कि ए जो है ये जानता है यहाँ पे एक झाड़ी बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इस झाड़ी के पीछे कौन छुपा हुआ था, यहाँ पे मान लीजिए बाई यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस ए के पास एक व्यक्ति है बी को नहीं पता है कि झाड़ी के पीछे बाई खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ए जो है ये उत्प्रेरित करता है, यानी कि उसको उकसाता है बी को कि तुम यहाँ पे झाड़ी में गोली नहीं चला सकते, यहाँ पे कुछ रख दिया, बोल दे इसमें गोली नहीं चला सकते। अब वहाँ पे बी उत्प्रेरित हो गया उस उकसाने के बाद। अब यहाँ पे बी ने क्या किया, गोली चला दी। अब गोली चलाई लिया के झाड़ी के पीछे से जाके बाई को लग गई, बाई की डेथ हो गई। अब क्योंकि बी को तो नहीं पता था बाई खड़ा हुआ है, तो बी भले ही किसी अपराध के लिए दंडित ना किया जाए, लेकिन ए जो है एक कल्पेबल होमिसाइड के लिए दंडित किया जाएगा। अब स्पष्टीकरण की बात करते हैं। यहाँ पे कहता है जो किसी रोग विकार अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति करता है और तद्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, यानी एक्सिलरेट कर देता है, तो उसकी मृत्यु कारित करना ये समझा जाएगा कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए है और बी, अब बी को कुछ ऐसी बीमारी है, मान लीजिए इसके सिर में कुछ ऐसी बीमारी है कि थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना, इसके सिर में। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ए को ये चीज़ पता है, ए क्या करता है, एक डंडे से मारता है, इसके सिर में हल्का सा मारता है। अब किसी को डंडे से मारना इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मर जाएगा, सामान्य सी चोट हो जाएगी, उसमें उपाधि के रूप में आ जाती है डंडे से मारना। लेकिन अगर ए को नॉलेज है कि इसकी अगर यहाँ पे बॉडली इंजरी यहाँ पे थोड़ी सी की जाए तो बी की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाएगी, और ए ऐसा अगर कार्य करता है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे अंग शैथिल्य है, कुछ रोग है, उसको क्या कर रहा है, वो एक्सिलरेट कर रहा है। एक्सिलरेट का मतलब यहाँ पे उसके दर्द को या फिर जो भी वहाँ पे रोग है उसको बढ़ा रहा है, जिससे उसकी डेथ हो रही है, ठीक है, एक्सिलरेट कर देना। तो ये आता है आपका कल्पेबल होमिसाइड। उसके बाद आता है नेक्स्ट त्वरित करना। तो एक्सिलरेट का मतलब क्या होता है, त्वरित, यानी ऐसा कार्य करके शारीरिक क्षति करना जिससे वह व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाए। यानी कि उसको वहाँ पे जब डंडे से मारा तो उसकी मृत्यु की ओर धीरे धीरे क्या हो रहा, बढ़ रहा था, क्योंकि उसको कुछ रोग था, कुछ विकार था, कुछ उसको अंग शैथिल्य था, तो उसके रोग क्या कर दिया गया, एक्सिलरेट कर दिया गया। उस एक्सिलरेशन के दौरान क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि जहाँ शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने इस शारीरिक क्षति की है उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उपचार कौशल यहाँ पे रोक गया। अब इसका मतलब समझिए, जो स्पष्टीकरण नंबर 2 है, स्पष्टीकरण नंबर 2 सिर्फ इतना कहता है कि अगर मान लीजिए ए ने किसको बी को मारा और यहाँ पे ए चला गया था, उसको मार के चला गया, ये ए बी जो था वो अभी जिंदा था, ठीक है, हाल फिलहाल कुछ टाइम के लिए जिंदा था, और उसके बाद वहीं पड़ा रहा, वो मर गया बी। अब यहाँ पे ए ने बचाव लिया कि भैया हमने तो उसको थोड़ी सी ही मारा था, वो अगर प्रॉपर तरीके से अगर हॉस्पिटल जाता तो बच जाता, लेकिन वो हॉस्पिटल गया ही नहीं, तो ये कोई बचाव नहीं होगा ए का।
और एक क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पे लायबल ठहराया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। यानी कि ये ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने मारा तो था, लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको इलाज मिलता और यहाँ पे वो हॉस्पिटल पहुँच जाता तो वो बच सकता था। ये कोई आपका यहाँ पे बचाव नहीं रहेगा। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण नंबर 3। अब स्पष्टीकरण नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है माँ के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई लेडी है बी नाम की, वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट लेडी में जो उसके अंदर जो बच्चा है अगर उसके पेट के अंदर ही मार दिया जाता है ना, तो वो आपराधिक मानववध नहीं कहलाएगा। हाँ, इसमें सेक्शन 90 और 92 के तहत दंडित जरूर किया जा सकता है। अब यहाँ पे कहता है किंतु किसी जीवित बालक के मृत्यु कार्य करना आपराधिक मानववध की कोर्ट में आ सकेगा यदि उस बालक का कोई भाग बाहर निकल आया हो और उसने श्वास ना लिया हो, यद्यपि उसने पूर्णतः जन्म ना लिया हो। मान लीजिए जैसे जो बी नाम की लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, अब वहाँ पे मान लीजिए जब उसके बच्चे का जन्म हो रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे जन्म हो रहा था, उसका सिर्फ एक हाथ बाहर आया था अभी तक और उसकी मृत्यु कारित कर दी गई किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे अगर उस बालक का एक पार्ट भी अगर बाहर आ चुका है ना, तो वो क्या कहलाएगा कि वो जीवित है और उसका वहाँ पे आपराधिक मानववध की कोर्ट में आ सकेगा। लेकिन यहाँ पे अगर पेट के अंदर ही उसको मार दिया जाता है तो वो आपराधिक मानववध नहीं कहलाएगा। ये तो बात होगी आपराधिक मानववध की। अब बात करते हैं हत्या की। अब उसमें भी आपने देखा था, यहाँ पे कहता है अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध क्या है, हत्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने डायग्राम को हम बताया था कि आपराधिक मानववध क्या हो जाता है, हत्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या बात करता है कि मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करना। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट आएगा कि जो कल्पेबल होमिसाइड हमने पढ़ा था वहाँ पे भी था कि डेथ कॉज करने के इंटेंशन से अगर यहाँ पे किया जाए कार्य तो यहाँ वो क्या कहलाता है, आपराधिक मानववध कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि मृत्यु कार्य करने के आशय से हो तो वो हत्या कहलाएगी। लेकिन कब कहलाएगी, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो सबसे ऊपर पहली लाइन में ही आपको देखने को मिलेगा कि अपवादित दशाओं को छोड़ करके, ठीक है। तो अपवादित दशाओं को छोड़कर कौन से अपवादित दशा है जो आगे हम पढ़ेंगे अपवाद। अगर जो इंटेंशन था उसका मृत्यु कारित करने का, अगर उस 5 अपवाद बताए गए, अगर उस 5 अपवाद के तहत आता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे उस 5 अपवाद के तहत नहीं आता है तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हत्या बन जाएगी वही कार्य। यानी कि आपका इंटेंशन तो था मृत्यु कारित करने का, लेकिन वो इंटेंशन में भी अगर आप यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो इंटेंशन से आप जिस इंटेंशन से आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य अगर अपवादित दशाओं में आता है तो फिर वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। और लेकिन यदि अपवादित दशाओं में नहीं आता है तो फिर ये हत्या बन जाएगी। बस इतना सा माइनर डिफरेंस है इन दोनों में। जो इंटेंशन था मृत्यु कारित करने के आशय में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा आता है इस शारीरिक क्षति जिससे अपराधी जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अब बॉडली इंजरी आप किस तरीके से कर रहे हो, अब बॉडली इंजरी इस तरीके से की जा रही है कि उससे जिसम जो बॉडली इंजरी कर रहा है, जो शारीरिक क्षति कर रहा है, उसको इतना पता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ इस कार्य से सामने वाले की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, यानी पूरी संभावना है कि यहाँ पे सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे ये हत्या के लिए पनिश किया जाएगा। लेकिन अब अपवादित दशाओं को छोड़कर बात कर रहा हूँ, बॉडली इंजरी वहाँ भी था, कल्पेबल होमिसाइड में भी और कल्पेबल यहाँ पे हत्या में भी है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन जब अब हम कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, शारीरिक क्षति करने के आशय से था, वहाँ पे इंटेंशन आपका था, नॉलेज नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको नॉलेज है इस चीज़ की कि आप बॉडली इंजरी कर रहे हो तो सामने वाले की डेथ हो जाएगी,
और संभावना है ये ऐसी, तो ये हत्या कहलाएगी। उसके बाद आता है शारीरिक क्षति करने के आशय से जो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, यानी कि आप इस तरीके से शारीरिक क्षति कर रहे हो कि वो मामूली प्रकृति के रूप में यहाँ पे साधारण रूप से ही पता चल रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति बता सकता है कि अगर ये शारीरिक क्षति अगर आप ऐसी कर रहे हैं तो सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए आप तलवार लेके जा रहे हो, दौड़ा रहे हो किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल कोई भी बता सकता है ना कि भाई अगर उसको तलवार से मारोगे तो वो सामने वाला मर जाएगा। तो आपको ये पूरी तरह से ये क्या है कि नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए ये पूरी तरह से पर्याप्त हो। जो कोई भी बता दे कि ये अगर आप ऐसा एक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मृत्यु कारित हो जाएगी ऐसी बॉडीली इंजरी से। आगे बात समझ में, ये हत्या कहलाएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि कार्य करने वाला जानता हो कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी असंभाव्यता है कि मृत्यु हो ही जाएगी और ऐसा कार्य किसी प्रतिहेतु के बिना किया गया हो। यानी कि अगर ए जो है ए बी को मारना चाहता है, ठीक है, लेकिन ए का बी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, कोई प्रतिहित कोई बदला नहीं लेना, पता नहीं फिर से इसका दिमाग खराब हुआ, यहाँ पे बी को क्या कर दिया, ए को मार दिया, ठीक है। अब ए ने क्या किया है कि जो बंदूक लेके गया और बी के सामने रखा कनपट्टी पे लगाया, उसको मार दी गोली। अब यहाँ पे तो ये कार्य जो किया इसने, गोली मारी सीधा कनपट्टी पे, अब इससे तो ये कार्य तो पूरा आसन्न संकट है, पूरा डेंजरस टाइप का है कि इससे पूरी अधिक संभाव्यता है कि सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पूर्ण संभावना की बात आती है तो ये आपका मर्डर कहलाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाएगा। आगे समझ में, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त। अब इसका मतलब बताएं तो यहाँ पे कहता है कि प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम का मतलब होता है ये ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी बताता है। ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी क्या होती है कि कार्य का सहज और स्वाभाविक परिणाम अभियुक्त का आशय हो, यानी कि जो अभियुक्त है उसका आशय और इंटेंशन क्या है, सहज और स्वाभाविक परिणाम है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एक आशय पहले से, यानी कि उसको बॉडीली इंजरी करने का इंटेंशन तो पहले से है। एक ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी बता देता है कि एक और इंटेंशन जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो दूसरा आशय इस थ्योरी में बताया गया है, किसमें, ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी में। इस थ्योरी में एक आशय और जुड़ जाता है, अर्थात एक इंटेंशन तो पहले से था बॉडीली इंजरी कारित करने का और दूसरा इंटेंशन और जुड़ जाता है ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी इस थ्योरी के तहत। आगे क्या समझ में, तो एक इंटेंशन है तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अगर दो इंटेंशन इसमें जुड़ गए ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी के तहत, यानी एक इंटेंशन बॉडीली इंजरी के पहले से है और प्लस एक ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी का इंटेंशन प्लस इंटेंशन क्या हो जाता है, आपका मर्डर हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद आता है केस है कुछ गोराचंद गोपी। इस केस में इस थ्योरी को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी की थ्योरी है इस केस में इसको अडॉप्ट किया गया था। वहीं दूसरा केस की बात करते हैं बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958 का मामला था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इंडिया में इस केस को अडॉप्ट किया गया है। ये तो जनरली पहले 1866 में, ये तो बहुत पहले का है, प्रिवी काउंसिल उस टाइम चलती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा भारत का है उसमें किस केस के तहत इसको अडॉप्ट किया गया था, बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958 के तहत। उसके बाद केस थर्ड आता है ए रायडू वर्सेस स्टेट 2012 का था। अब इसमें क्या हुआ था, जो हस्बैंड था, हस्बैंड को उसकी जो वाइफ थी, वाइफ के चरित्र पर संदेह था, ठीक है। एक दिन शराब के नशे में पत्नी के गर्दन पर चाकू से वार किया जिससे काफ़ी खून बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के माध्यम से क्या माना गया कि इसके मृत्यु कारित करने के लिए ये पर्याप्त था। यानी कि जिस तरीके से उसने ऐसा एक्ट किया है वो एक्ट क्या था, वो एक्ट पर्याप्त था कि सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मर्डर के लिए लायबल इसको ठहराया गया। उसके बाद आता है दृष्टांत। यहाँ पे या को मार डालने की आशय से का उस पर गोली चलाता है, यानी कि अगर या का मार डालने के लिए, यानी कि बाई को मारने के लिए ए जो है उस पर गोली चला देता है मारने की इंटेंशन से,
और परिणाम स्वरूप बाई की डेथ हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये हत्या हो गई है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, यानी कि कुछ यहाँ पे आपराधिक मानववध है जो कहता है वो हत्या नहीं कहलाएगी। वो कब नहीं कहलाएगी, जब आपराधिक मानववध करते हैं और लेकिन आप प्रकोपन पे हैं, यानी आपको किसी ने प्रकोपित किया हुआ है, प्रोवोकेशन दिया हुआ है, फिर आपने उस सामने वाले व्यक्ति की हत्या की है, तो आप आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया जाएगा, ना कि हत्या के लिए। दूसरा आता है आपका कि आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो है, हमने पढ़ा था इसमें, ठीक है, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में क्या कर सकते हैं, सामने वाले की डेथ भी कॉज की जा सकती है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपराधिक मानववध के तहत आएगा, हत्या नहीं होगी। वहीं अगर किसी पब्लिक सर्वेंट की यहाँ पे हत्या कर दी जाए तो भी यह कल्पेबल होमिसाइड के तहत आएगा, लेकिन हत्या के तहत नहीं आएगा। उसके बाद आता है अचानक झगड़ा और तीव्र आवेश, यानी कि 2-3 लोग 4 लोग कहीं गए हुए थे, वहाँ पे अचानक से झगड़ा उत्पन्न हो गया, झगड़ा होने लगा, किसी बात को लेकर तीव्र आवेश हुआ और सामने एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे और वहाँ पे मारपीट हुई, एक की डेथ हो गई मान लीजिए। अब डेथ हो गई थी, यहाँ पे उनकी कोई इंटेंशन तो ऐसा था नहीं डेथ कॉज करने का, फिर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड माना जा सकता है, लेकिन हत्या नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है कंसेंट। बाई कंसेंट अगर यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। तो ये पहला नंबर अपवाद है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यदि अपराधी उस समय जब कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित कर दे, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका आपराधिक मानववध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। उसके बाद आता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, का जो है अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ संभोग करते हुए देखता है, यानी कि जो ए है ए की वाइफ को किसके साथ देखता है, बी के साथ देखता है। बी और उसकी वाइफ क्या कर रहे थे, ये दोनों इंटरकोर्स कर रहे थे। अब वहाँ पे तुरंत क्या हुआ, ए को बहुत तीव्र प्रकोपन आया, इतना गुस्सा आया कि दोस्त को जो था ना उसको गोली मार दी। अब गोली मार दी, वो मर गया। अब यहाँ पे अचानक से उसको प्रकोपन आया था, भाई उसकी वाइफ अगर किसी के साथ ऐसा करते हुए पाई जाएगी तो उसको तो गुस्सा तो आएगा। अब उसके पास बंदूक रखी थी, उसने गोली मार दी। अब यहाँ पे ये कल्पेबल होमिसाइड आएगा, मर्डर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अचानक ये प्रकोपन के तहत हुआ है इसको। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है सेकंड नंबर कहता है कि आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं कहलाएगी। यहाँ पे कहता है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार सद्भावपूर्वक लाते हुए करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है, ए ने क्या किया, बी को, बी जो है ए के घर में मान लीजिए लूट करने आया, बी और उसके साथ कुछ और साथी थे, वो लूट करने आए। अब यहाँ पे लूट करने तो आए थे, लेकिन पकड़े गए किसके द्वारा, ए के द्वारा। अब ए ने उसको पीट दिया, तो अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसको क्या कर दिया, उस लोगों को पीट दिया, उसमें से एक की डेथ हो गई। अब यहाँ पे ए का पूर्व चिंतन तो था नहीं कि बी लोग आएंगे उसको हम पीटेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ए है अपनी प्रतिरक्षा तो किया, लेकिन जितना अधिकार था उससे ज़्यादा का प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब उससे ज़्यादा का प्रयोग कर लिया, प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार से ज़्यादा का, तो यहाँ पे जब डेथ हो जाती है तो ये कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा, ये मर्डर नहीं कहलाएगा। उसके बाद आता है थर्ड नंबर, यहाँ पे कहता है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। अभी देखिए रैपिड रिवीजन क्लास है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, डिटेल में अगर आपको देखना तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पूरा लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, यानी कि ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, अब आप उस ड्यूटी को करने से रोक रहे हो या फिर उसकी शक्तियों को यूज करने से रोक रहे हो, तो वो अपना कार्य ना करे सही तरीके से, और आप यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देते हो, हमला करते हुए उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वेमनस के बिना मृत्यु कारित कर दे। वेमनस से मतलब कोई ऐसा दुश्मनी नहीं थी उस पब्लिक सर्वेंट से,
फिर भी यहाँ पे क्या कर दिया कि मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट है, बी को गिरफ्तार करने आया और बी को बहुत चाहने वाले हैं उस समाज में, वहाँ पे जहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे इसको गिरफ्तारी से रोकने के लिए कि इसको गिरफ्तार ना किया जाए, वो उस पब्लिक सर्वेंट पे हमला कर देते हैं, तो उससे डेथ हो जाती है। अगर तो जो डेथ करता है ना, तो यहाँ पे उसको क्या कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पे ट्रायल चलाया जा सकता है और उसको दंडित किया जा सकता है, बट यहाँ पे हत्या के लिए नहीं। उसके बाद आता है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यदि मानववध अचानक झगड़ा, अभी मैंने बताया था कि 2-4 लोग अगर गए हैं कहीं घूमने और वहाँ पे मान लीजिए अचानक उन्हें किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पूर्व चिंतन बिना होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे पहले किसी की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसी बात करेंगे फिर लड़ाई झगड़ा होगा, सामने वाले की डेथ कॉज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपराधिक मानववध कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। उसके बाद ये केस है जे वेंकटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 का है, ये पढ़ लेना आप। उसके बाद आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, ये कहा जाता है यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की गई है 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सहमति से मृत्यु कारित होना सहन करे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक पत्नी है, अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी रहती थी। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसकी क्या हुआ, ये जो है पत्नी है, अब इसका एक बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई, तो बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो वो अपने पति से बार बार निवेदन करती थी कि उसे मार डाले। एक दिन क्या हुआ कि जब वो सोई हुई थी तो उसके पति द्वारा उसे मार दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पति द्वारा आपराधिक मानववध का दोषी ठहराया गया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो थी 18 वर्ष से ऊपर की थी, उसने कंसेंट दी थी, बहुत दुखी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसीडर करते हुए इसको आपराधिक मानववध का दोषी ठहराया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसको छोड़ा नहीं जाएगा, भले उसने सहमति दी थी। उसके बाद आता है केस रिचपाल सिंह मीणा बनाम घासी 2014 का मामला था। यहाँ पे कहा गया कि कोई मामला आपराधिक मानववध की कोर्ट में आता है या नहीं, ये साक्ष्य के आधार पर निश्चित किया जाएगा। ये एविडेंस, भाई एविडेंस भी तो देखे जाएंगे, जो विटनेस आएंगे वो गवाही देंगे, उसको भी तो देखा जाएगा, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 102। यहाँ पे कहता है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध। यहाँ पे क्या करना कि ए जो है, ए बी की डेथ कॉज करना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पे बी के ऊपर गोली चलाया इसने, लेकिन यहाँ पे बी साइड हो गया, तो यहाँ पीछे कौन खड़ा था, सी खड़ा था, सी को लग गई गोली, सी गया मर। ठीक है, तो यहाँ पे ए का इंटेंशन क्या था, ए का इंटेंशन था बी को मारने का, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो सकता था। लेकिन यहाँ पे चूँकि अब सी की डेथ हो गई है, तो सी की डेथ के लिए किसको लायबल ठहराया जाएगा, ए को ठहराया जाएगा, क्योंकि इसका इंटेंशन ही था मारने का। अब बी तो नहीं मारा लेकिन सी मर गया ना, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए इसको पनिश किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ मैलिस, इसका जो द्वेष था उसको स्थानांतरण किसी अन्य व्यक्ति पर हो गया। तो ये एक डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस, द्वेष का स्थानांतरण का सिद्धांत। ये हेलर फोस्टर ने दिया था कॉमन लॉ के द्वारा, यानी कॉमन लॉ में यह केस के माध्यम से इस हेलर फोस्टर के द्वारा यह क्या किया गया था, इस सिद्धांत को जन्म दिया गया था। यानी कि भले ही उसका इंटेंशन उस सी को मारने का नहीं था, लेकिन बी को मारने को तो था ना, तो यहाँ पे वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके, अब यहाँ पे हत्या के लिए दंड की बात करते हैं। तो हत्या के लिए दंड ना यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला कहता है मृत्यु या आजीवन और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा कहता है यदि 5 या अधिक व्यक्ति समूह में मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, व्यक्ति विश्वास के आधार पर हत्या कारित करते हैं तो मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना। यहाँ पर भी बताया गया है एक चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हत्या के लिए कितनी सजा है, मृत्यु या आजीवन कारावास। अब एक शब्द सुना होगा मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्या होता है कि भीड़ द्वारा हत्या कारित कर देना। यानी कि मॉब का मतलब किसी जगह पर इकट्ठा हुए लोग, यानी कि बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं और किसी बात को लेकर क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को वहाँ पे मार देते हैं, भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, लिंचिंग। यानी कि लिंचिंग का मतलब क्या होता है, बिना किसी कानूनी ट्रायल के
किसी शख्स को मौत की सज़ा देना ये लिंचिंग कहलाता है। अब यहाँ पे मौत की सज़ा कौन देता है? यहाँ पे जो इकट्ठा हुए लोग हैं वही सामने वाले किसी व्यक्ति को मार देते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को मारना है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मार सकता है, तो उसके लिए एक प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, कानून है। तो उसके तहत यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गुस्से हैं तो एक काम करिए, उसको पकड़िए और पुलिस के हवाले कर दीजिए, वहाँ पे सज़ा मिलेगी उसको जो मिलनी होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके लिए लोग बहुत गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने के कारण इकट्ठा हुए लोग उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं वहीं पे। तो ये क्या कहलाता है? मॉब लिंचिंग कहलाता है। उसके बाद आता है धारा 104, यहाँ पे आजीवन से दोष द्वारा हत्या के लिए दंड की बात करता है। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से दोष सिद्ध किया गया है आजीवन कारावास के लिए और उसके बाद भी किसी की हत्या कर देता है तो वहाँ पे वह मृत्यु आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे आजीवन का कारावास तो पहले से था उसको, अब यहाँ पे आजीवन कारावास का मतलब है कि इसका शेष प्राकृतिक जीवन काल कहाँ बीतेगा? सिर्फ जेल में बीतेगा। आजीवन कारावास जहाँ पे रहेगा उसका मतलब ये है कि उसको आजीवन कारावास को बाद में परिवर्तित भी किया जा सकता है बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बट यहाँ पे अगर शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए तो उसको यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, वैसे ही इस सेक्शन को मिट्ठू सिंह वैसे पंजाब राज्य 1983 का था, इसमें असंवैधानिक घोषित किया हुआ था। उसके बाद आता है धारा 105, यहाँ पे कहता है हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध। हमने पढ़ा था ना कि अपराध जो हत्या है, हत्या में जो स्पष्टीकरण हमने पढ़ा था, तो स्पष्टीकरण में हमने क्या देखा था कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ठीक है, तो जो आपराधिक मानववध हत्या नहीं है तो उसके लिए दंड कहाँ पे मिलेगा? इस सेक्शन नंबर 105 यानी 105 में मिलेगा। यहाँ पे दो तरह की यहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है। पहला पनिशमेंट की बात करता है कि ऐसे आपराधिक मानववध जो हत्या की कोर्ट में नहीं आते हैं उनमें आजीवन कारावास या ऐसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और 10 वर्ष तक हो सकती है। यानी कि इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है और साथ ही साथ ऐसे कारावास भी हो सकता है जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और 10 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, दूसरा कहता है कि अगर इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ जिसकी किसी की मृत्यु कारित की जाए या शारीरिक क्षति जिससे संभावना हो कि मृत्यु हो सकती है और उसकी मृत्यु की जाए तो वहाँ पे 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, सिर्फ इंटेंशन और या फिर नॉलेज के साथ अगर यहाँ पे कार्य किया जाता है। उसके अलावा अगर कोई भी आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे आजीवन कारावास तक की पनिशमेंट है। धारा 106 जो 304A हुआ करती थी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कार्य के बाय नेग्लिजेंसी की बात करता है। तो यदि कोई उतावलेपन उपेक्षापन से किसी कार्य के द्वारा किसी मृत्यु कार्य करता है तो यहाँ पे कितनी सज़ा है? 5 वर्ष तक की सज़ा है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेक्शन को ना एक सिविल डेथ भी बोला जाता है। सिविल डेथ, अब अगर कोई पूछे कि सिविल डेथ क्या है तो कहाँ है, तो धारा 106 आपको लगाना है BNS में। आगे समझ में। परंतु यहाँ पे कहता है कि यदि कृत्य रजिस्ट्री की चिकित्सा व्यवसाय करता है तो 2 वर्ष तक की सज़ा होगी। रजिस्टर्ड यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं अगर वो करते हैं बाय नेग्लिजेंस, मान लीजिए ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन के दौरान कोई नेग्लिजेंसी होती है जिसके कारण किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे 2 वर्ष तक की उनको सज़ा हो सकती है। वहीं अगर मान लीजिए एक्सीडेंट करके कोई भाग जाता है तो उसके लिए यहाँ पे 5 वर्ष तक की सज़ा। अब यहाँ पे दूसरा क्लॉज भी यहाँ पे जोड़ा तो गया है लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हड़ताल हुई थी, ड्राइवरों की स्ट्राइक हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पे कहता है 10 वर्ष तक की सज़ा थी। तो इसको यहाँ पे इस चीज़ को अभी लागू नहीं किया गया है। धारा 107 की बात करते हैं, बालक या विकृत व्यक्ति के आत्महत्या का दुष्प्रचार, यानी कि कोई 18 वर्ष से कम आयु का बालक है या फिर कोई पागल व्यक्ति है, उसको कोई उकसाता है कि जाके आत्महत्या कर लो, जाके मर जाओ, किसी काम के नहीं हो, इस तरीके से अगर कोई उकसाता है और वो अगर यहाँ पे आत्महत्या कर लेता है तो यहाँ पे 10 वर्ष तक की सज़ा होगी। यानी जिसने ऐसा उकसाया है तो उसको 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या मृत्यु या आजीवन कारावास हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है अगर 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को उसका अगर उकसाया जा रहा है तो 10 वर्ष तक की सज़ा होगी मात्र, लेकिन 18 वर्ष से कम का है तो उसको मृत्यु भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है जिसने उकसाया है। उसके बाद आता है हत्या का प्रयत्न। अभी हमने पढ़ा हत्या के लिए, अब यहाँ पढ़ते हैं अगर कोई हत्या करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, यानी कि A ने B को मारने की पूरी कोशिश की, गोली मारा
लेकिन यहाँ पे बी बच गया, गोली तो लगी थी लेकिन ऑपरेशन के दौरान यहाँ पे गोली उसको निकाली गया और वो उसको बचाया गया। तो यहाँ पे अगर बी बच गया है तो बी इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इसमें 10 वर्ष तक की सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पे कहता है कि यदि ऐसे कार्य से उपाधि हो जाती है, मान लीजिए ए ने बी को मारने की कोशिश की, बी को कुछ चोट नहीं लगी, एक भी चोट नहीं लगी, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अगर बी बच गया पूरी तरीके से तो ए को कितनी सज़ा होगी, 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर बी को कोई चोट आ गई, ए ने बी को मारा और कुछ चोट आ गई है, कुछ उपाधि हो गई है, तो ये आजीवन कारावास से या पूर्व तरीके से दंडित किया जा सकता है, यानी ए को, यानी 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या फिर आजीवन कारावास हो सकता है। उसके बाद कहता है यदि उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन तब उपाधि कारित हुई हो तब मृत्यु आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवन काल के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी आजीवन कारावास भोग रहा था, उसके बाद किसी को क्या करता है, मृत्यु आजीवन यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो वहाँ और उपाधि हो जाती है, तो उसके लिए पनिशमेंट है कि मृत्यु आजीवन कारावास होगा शेष प्राकृत जीवन काल। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 110 जो बात करता है अपराधी मानववध करने का प्रयत्न के बारे में। तो यहाँ पे कहता है अपराधी मानववध करने का प्रयत्न करेगा 3 वर्ष तक की सज़ा, और उस अपराधी मानववध करने के प्रयत्न से अगर किसी को उपाधि हो जाती है, कोई हर्ट हो जाता है, उसके लिए कितने 7 वर्ष तक की सज़ा, ये जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब ये संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध या आतंकवादी कृत्य के बारे में बताया गया है, टेररिस्ट एक्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कहता है संगठित अपराध क्या होता है। संगठित अपराध एक ऐसा कार्य है जो 2 या 2 से अधिक के द्वारा समूह या गैंग रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी की गैंग चल रही है, गैंग किस तरीके की चल रही है, चोरों की एक गैंग बना लिए हैं, नशीले पदार्थ को जिसे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के सर्कुलेट करवाने के लिए गैंग बनी हुई है, या फिर चोरी करवाने के लिए, जुआ खेलने के लिए वेश्यावृत्ति, यानी कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन करवाने के लिए बने हुए हैं गैंग। तो इस तरीके की जो गैंग है उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट की बात करते हैं सिंडिकेट के रूप में। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इस बार। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है उपाधि। उपाधि क्या कहलाता है, ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है घोर उपाधि, एक होता है उपाधि। तो धारा 114 से 125 तक में पूरा बताया गया है। तो उपाधि हम धारा 114 में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है उपाधि क्या होती है। ठीक है, पहले धारा 319 हुआ करता था BNS IPC का, और घोर उपाधि धारा 320 में बताया गया था। अब 114 और 116 में बता दिए गए। तो यहाँ पे कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वो उपाधि करता है। यानी कि ए ने बी को एक चाटा भी मार दिया ना, तो क्या किया है, ए ने उपाधि की है। बी को मान लीजिए क्या किया है, थोड़ी सी चोट आ गई है, ब्लड निकलने लगा हाथ से, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत, तो वो क्या कहलाता है, उपाधि कहलाती। लेकिन यही उपाधि कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किसमें, घोर उपाधि में। लेकिन कब, जब यहाँ पे क्या हो जाए, पुंसत्व हरण, यानी कि जो ए है, बी मान लीजिए प्राइवेट पार्टी काट दे, तो फिर ये क्या हो जाता है, पुंसत्व हरण हो गया उसका, अब आगे किसी काम का तो है नहीं वो। तो उसके बाद आता है किसी नेत्र के स्थायी दृष्टि का स्थायी क्षति, मतलब किसी व्यक्ति की एक आँख ही फोड़ दो और पूरी तरह से उसको स्थायी रूप से अगर वो नेत्रहीन हो जाए। ठीक है, किसी के कान इस तरीके से कान क्षति पहुंचा दो कि उसको सुनाई ना दे स्थायी रूप से, किसी उसके अंग या जोड़ का विच्छेद कर दो, शरीर के अंग या जोड़ का विच्छेद कर दो, तोड़ दो, अलग कर दो। ठीक है, अंग या जोड़ का स्थायी शक्तियों का नाश कर दो, ताकि मान ली घुटने में उसके ऐसे मार दिया आपने कि ना तो वो चल सकता है ना कुछ। सिर या चेहरे का स्थायी विद्रोपीकरण कर दो, यानी कि सामने वाले को एसिड फेंक दो तो उसका स्थायी रूप से विद्रोपीकरण हो जाता है, सही तरीके से तो चेहरा बन नहीं पाएगा। इसके बाद अस्थि या दांत का भंग विसर्जन, यानी उसके दांत तोड़ दो, तो ये घोर उपाधि हो जाएगी। उसके बाद आता है 8वां, यानी कि आपने ए ने बी को इस तरीके से मारा कि वो जो है 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहा है और अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ था, वो मामूली कामकाज भी नहीं कर पाया। ठीक है, पहले यहाँ पे IPC में 20 दिन हुआ करता था, अब इसको 15 कर दिया गया, कम कर दिया गया। यानी कि अगर 15 दिन भी अगर वो इस तरीके से रहता है, यानी तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है और मामूली कामकाज नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाता है, वो घोर उपाधि कहलाएगा, ग्रीवियस हर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट, बीमारी या दुर्बलता जिस कार्य से पैदा होती है उस कार्य को हम क्या कहते हैं, उपाधि कहते हैं।
ठीक है। केस था वायसगु नोसाओ का मामला, 1860 का मामला, 67 का मामला था। इसमें क्या था कि इस पति उत्तेजना के अंतर्गत पत्नी के पेट में लात मारता है, यानी कि जो पति है उसको उत्तेजना आई और उसने क्या किया, पत्नी के पेट पे लात मार दिया। पत्नी का प्लीहा बढ़ा हुआ था और उस प्रहार से प्लीहा फट जाता है, उसका प्लीहा होता है बॉडी में, अब वो क्या होता है, वो फट जाता है, तो परिणाम से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे धारणा किया गया कि पति उपहति का ही दोषी है, क्योंकि उसका ना तो इंटेंशन था उसको मारने का, ना ही उसको इतना नॉलेज था, तो यहाँ पे कि मृत्यु हो जाएगी, तो उसके लिए क्या किया गया, उसको उपहति के लिए दंडित किया गया था। अब उपहति और घोर उपहति में अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहला अंतर आता है कि जो उपहति होती है उसमें जो चोट लगती है, जो इंजरी होती है वो साधारण प्रकृति की होती है, लेकिन घोर उपहति जो है वो किसी होती है, आपकी स्थायी प्रकृति की होती है। अब उपहति में किसी भी अंग विच्छेद, दृष्टि विच्छेद या विद्रूपीकरण की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी सी भी अगर चोट आई है तो वो क्या कहलाता है, उपहति कहलाएगी। लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं, या तो किसी अंग का विच्छेद कर दो, दृष्टि का विच्छेद कर दो स्थायी रूप से, विद्रूपीकरण कर दो उसके चेहरे का, अंग विसंधान कर दो, अंग तोड़ दो, मेन के दांत तोड़ दो, ये सारी चीज़ें इसमें आवश्यक है। अब यहाँ पे इसमें तो 15 दिन का मामूली काम करने में असमर्थता कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें कम से कम इतना 15 दिन तो होना ही चाहिए, कम से कम, जो घोर उपहति है। साधारण उपहति का दंड कहाँ पे बताया गया, धारा 115 में बताया गया है, और घोर उपहति का दंड धारा 117 में बताया गया है। ठीक है। इसमें परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है, यानी कि प्रोबेशन का लाभ जो है उपहति के तहत दिया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं दिया जाता है। घोर उपहति क्या होती है, ऐसी उपहति जो गंभीर और स्थायी प्रकृति की हो, वो क्या कहलाता है, घोर उपहति। अब धारा 115 क्या कहता है, स्वेच्छा उपहति करने की बात करता है कि स्वेच्छा उपहति क्या होती है, और अगर कोई स्वेच्छा उपहति का मतलब क्या होता है कि वो स्वयं के नॉलेज से, स्वयं की शक्तियों के द्वारा, स्वयं को उसको पता है कि हम ये चीज़ अगर कर रहे हैं तो सामने वाले को कितनी उपहति होगी, क्या होगा। अगर उस तरीके से अगर उपहति करता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाता है, तो उसको 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना कितना हो सकता है, 10,000 रुपये तक का। उसके बाद आता है प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति की बात करें, धारा 122 की बात आती है कि प्रकोपन पर अगर स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति किया जा रहा है, यानी जो ए ने बी को घोर उपहति या उपहति तो पहुंचाया है, लेकिन बी ने क्या किया था, इसको प्रकोपित किया हुआ था। तब यहाँ पे कोई गंभीर अचानक प्रकोपन स्वेच्छा उपहति करता है तो 1 महीने तक की सज़ा होगी और जुर्माना 5,000 रुपये तक, और अगर घोर उपहति किया जाता है प्रकोपन पर तो 5 वर्ष तक की सज़ा होगी, 10,000 रुपये जुर्माना। वही अगर बात करते हैं स्वेच्छा घोर उपहति करने के बारे में, तो स्वेच्छा घोर उपहति अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसमें 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जुर्माना इसमें कितना होगा ये नहीं बताया गया है। उसके बाद आता है जो कोई उपधारा 1 के दिन अपराध करता है, उपधारा 1 में क्या बताया गया, स्वेच्छा घोर उपहति के बारे में बात करता है। स्वेच्छा घोर उपहति क्या होती है, वही चीज़ यहाँ पे कहते हैं, अगर कोई घोर उपहति करता है स्वेच्छा, तो वहाँ पे स्थायी दिव्यांगता अगर कारित हो जाती है या लगातार विकसित दशा में डाल देता है, तो वहाँ पे कठिन कारावास होगा, जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है शेष पाके जीवन काल के लिए। उसके बाद आता है 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा, यहाँ पे अगर मति से, यानी कि उनके इंटेंशन क्या था, सेम था सबका, और वहाँ पे किसी ने ऐसा किया है, मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, व्यक्ति विश्वास के आदि के आधार पर करता है घोर उपहति, तो वहाँ पे 7 वर्ष तक की सज़ा होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। उसके बाद आता है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा उपहति या घोर उपहति कारित करने के बारे में यहाँ बताता है। तो अगर आपने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डेंजरस वेपन्स के साथ यहाँ पे उपहति करते हैं, घोर उपहति करते हैं, बंदूकों के साथ जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं और किसी को काटने पीटने, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे कहता है कि कितना पनिशमेंट होगा, 3 वर्ष तक का सज़ा हो सकती है, जुर्माने से कितना हो सकता है, 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये उपहति की बात करता है। लेकिन अगर घोर उपहति की वही बात करें तो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा, 10 वर्ष तक का सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। उसके बाद आता है धारा 119। धारा 119 क्या बात करता है, संपत्ति उद्यापित करने के लिए, अवैध कार्य कराने को मजबूर कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति से अवैध कार्य करवाने के लिए मजबूर कर रहे हो, ठीक है, आपने बोला कि अगर तुमने ऐसा ये ड्रग्स जो है सप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार को या तुम्हें मार दूंगा या फिर घोर उपहति कारित करूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर ये चीज़ कराया जाता है, अवैध रूप से कराया जाता है ना, तो जो ऐसा करवाता है तो उसको 10 वर्ष तक की सज़ा होगी, जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड क्लॉज घोर के बारे में है, पढ़ लेना आप यहाँ। उसके बाद धारा 120 कहता है संस्कृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति, यानी कि किसी व्यक्ति से कन्फेशन कराने के लिए, जैसे मान लीजिए पुलिस वाले ही हैं, ठीक है, पुलिस वाले से क्या करते हैं, अगर कन्फेशन करवाने के लिए यहाँ पे उपपत्ति घोर उपपत्ति करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है, 7 वर्ष तक की पनिशमेंट है, ठीक है। घोर उपपत्ति होती है 10 वर्ष तक की पनिशमेंट। उसके बाद आता है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयप्रत करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना, यानी कि पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी सही तरीके से ना कर पाए, उसके लिए उसको अगर डराते हो, ठीक है, और डरा कर उसको उपपत्ति या घोर उपपत्ति करते हो, तो यहाँ पे 5 वर्ष तक की सज़ा होगी स्वेच्छा उपपत्ति में, और स्वेच्छा घोर उपपत्ति में 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 10 वर्ष तक की हो सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 123, यहाँ पे कहता है अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपपत्ति कारित, यानी कि किसी व्यक्ति को आप जहर दे रहे हो, जहर दे के उसको उपपत्ति कारित कर रहे हो, कोई नशा करने वाली चीज़ अगर उसको दे रहे हो, अस्वास्थ्यकारी औषधि दे रहे हो, ठीक है, नशा वाली भी चीज़ आ जाएगी इसी में, ठीक है, और उसको उपपत्ति कारित कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 10 वर्ष तक की सज़ा होगी, ठीक है। उसके बाद आता है IPC सेक्शन 326A 326B, ये आपने सेक्शन सुना होगा, और इसको 124 कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे क्या बताया गया था कि भारत की विधि आयोग की 226वीं रिपोर्ट में कहा गया था कि एसिड अटैक के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे एक स्पेसिफिक ऑफेंस के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, जिसके बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी ने इस रिपोर्ट को कंसीडर किया था और भारतीय दंड संहिता में 326A और 326B जोड़ा गया। अर्थात उस टाइम पे जब ये नहीं जुड़ा हुआ था 326A 326B, तो उस टाइम पे एसिड अटैक बहुत हो रहे थे, तो यहाँ पे एसिड अटैक बहुत हो रहे थे, इसलिए क्या किया गया, जो विधि आयोग थी उसकी 226वीं रिपोर्ट जारी हुई थी, 226वीं रिपोर्ट में कहा गया था कि एसिड अटैक को रोकने के लिए एक यहाँ पे सेक्शन जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो जस्टिस वर्मा थे उनकी कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट में बताया, कंसीडर किया गया, और इसमें धारा 326A 326B को जोड़ा गया था IPC में। अब इसको क्या कर दिया गया है, धारा 124 कर दिया गया है। यहाँ पे एसिड अटैक की बात आती है कि कोई ऐसा एसिड अटैक करके किसी को घोर उपपत्ति कारित करता है, तो यहाँ पे 10 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जुर्माने से हो सकती है। परंतु यहाँ पे कहता है कि जो जुर्माना यहाँ पे लगाया जाएगा उसका प्रयोग चिकित्सीय खर्चों में किया जाएगा, यानी जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है उसके चिकित्सीय खर्चों में किया जाएगा। और इस उपधारा आरोपित जुर्माना पीड़ित को संदत किया जाए, यानी जो भी जुर्माना इसको लगाया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, वो पीड़ित को दिया जाएगा जिसके ऊपर ऐसा एसिड अटैक हुआ है। उसके बाद है दूसरा, जो कि किसी व्यक्ति को स्थायी आंशिक नुकसान कारित करने के अंग विकार या जलाने या विकलांग विद्रोपित करने, निशक्त बनाने के लिए अम्ल फेंकने का प्रयत्न करता है, यानी कि ऊपर तो एसिड अटैक कर दिया था, लेकिन यहाँ पे एसिड अटैक करने का प्रयास अगर कोई करता है तो उसको 5 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक हो सकती है, जुर्माने से हो सकती है। केस था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब यहाँ पे देखिए लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपने एक छपाक मूवी देखी थी, वहाँ पे उस इसी केस के पर आधारित था। इसमें क्या कहा थे, जो जिस पर एसिड अटैक होता है ना, उस पीड़ित को ना 3 लाख रुपए मिनिमम प्रतिकर की बात की थी। अधिकतम भी दिया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 3 लाख रुपए यहाँ पर डिसाइड किया था, ठीक है। केस दूसरा केस था परिवर्तन केंद्र बनाम भारत सन 2016 का मामला था। इसमें यह प्रश्न आया था कि क्या 3 लाख रुपये पीड़ित के लिए पर्याप्त होगा, तो यहाँ पे बोला गया था, न्यायालय ने मिनिमम यहाँ पे डिसाइड किया है 3 लाख रुपए, अधिकतम परिस्थितियों के अंदर बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ इस केस में बताया गया था। उसके बाद आता है धारा 125, यहाँ पे कहता है कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न होता है। आपने सुना होगा धारा 279 337 लगती थी कब, जब एक्सीडेंट होता था, ठीक है। अब धारा 125 में आ गया है, ये 3 सेक्शन जो था 336 337 338 धारा 125 में आ गया है। यहाँ पे कहता है कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो, यहाँ पे जो कोई इतने उतावलेपन उपेक्षापूर्ण से कार्य करेगा, यानी कि उपेक्षित रूप से क्या करता है, उतावलेपन से कोई गाड़ी चला रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है कि अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे संकटापन्न हो, यानी कि संक्षिप्त संकट उत्पन्न हो,
तेज़ रफ्तार में जा रहा है, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे 3 महीने तक की सज़ा है, 25 रुपये तक जुर्माना है। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तेज़ रफ्तार मान लीजिए उतावलेपन के रूप से चला रहा है तो यहाँ पे पनिशमेंट है। अगर वहाँ पे कोई उपहति हो जाती है तो फिर 6 महीने तक की सज़ा है और 5,000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों दंडित किया है। वहीं अगर किसी को घोर उपहति हो जाती है ऐसे उतावलेपन से चलाने में तो 3 वर्ष तक की सज़ा होगी या 10,000 रुपये तक जुर्माना यहाँ पे या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। सदोष अवरोध और परिरोध सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए एक ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ से जाने के लिए। अब यहाँ पे ए का अधिकार है इस रास्ते से जाने का, लेकिन बी जो है यहीं पे बीच में इसको रोक लेता है, इस रास्ते में रोक लेता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुमको कहीं और से जाना जाओ लेकिन यहाँ से नहीं जाओगे। लेकिन ए का तो अधिकार है, भाई पब्लिक मार्ग है, पब्लिक वे है, वहाँ पे सार्वजनिक रोड है, वहाँ से जाने का अधिकार किसका? सबका है, तो यानी ए का भी है। लेकिन बी यहाँ पे रोकता है तो ये क्या कर रहा है? सदोष अवरोध कर रहा है। वहीं अगर मान लीजिए यहाँ पे ए को चारों तरफ से रोक दिया जाए कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तो ये क्या कहलाता है? सदोष परिरोध कहलाता है। तो सदोष अवरोध मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोका जाता है अवरोध में, और सदोष परिरोध में क्या होता है कि चारों डायरेक्शन में उसको रोक दिया जाता है कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तो ये सदोष परिरोध कहलाता है फिर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो धारा 126 क्या कहता है? सदोष अवरोध, जो कोई किसी व्यक्ति को सुरक्षा की ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, मैंने बताया ना ए का जाने का अधिकार था, लेकिन जाने से निवारित कर दे, यानी कि उस दिशा में, उस डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दे, वो क्या कहलाता है? सदोष अवरोध कहलाता है। ये अपवाद है, लेकिन भूमि या जल के प्राइवेट मार्ग में बाधा डालने संबंध में किसी व्यक्ति स्वभाव पर विश्वास को बाधा डालने का विधिपूर्ण अधिकार। मान लीजिए अब किसी भूमि या जल के प्राइवेट मार्ग में, यानी कि जैसे ए है, ए की एक ज़मीन है, यहाँ पे इसने क्या करवाया था? बोर करवाया था, यहाँ पे पानी का सुविधा है। अब यहाँ पे उसका प्राइवेट लैंड है भाई, यहाँ पे अगर कोई पानी भरने आ रहा है तो कुछ दिन तक भरे, और लेकिन अब क्या कर दिया इसने? रोक दिया कि अब यहाँ से पानी नहीं भरोगे। भाई इसका प्राइवेट है तो यहाँ से रोक सकता है, इसका ये अपवाद है। लेकिन यहीं पे अगर ये करता है इस तरीके का अपराध तो 1 महीने तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आवश्यक तत्व आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद धारा 127, धारा 127 क्या कहता है? सदोष परिरोध। यहाँ पे कहता है जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित करते हैं, यानी कि उसको एक निश्चित जो वो है परिसीमा है, यानी कि यहाँ मान लीजिए चारों डायरेक्शन, यहाँ पे ये खड़ा है ए और यहाँ पे चारों तरफ से जाने से रोक दिया जा रहा है, ये क्या कहलाता है? सदोष परिरोध कहलाता है। जो आईपीसी हुआ करता था धारा 340 और धारा 342 से धारा 348 तक, ये सारे सेक्शन को अब कहाँ कर दिया गया है? सिर्फ एक सेक्शन में, सेक्शन नंबर 127 में कर दिया गया है, ठीक है। केस है, केस पढ़ लीजिएगा। सदोष परिरोध के लिए पनिशमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन वही अगर सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए किया जाता है तो 3 वर्ष और 10,000 रुपये तक जुर्माना। 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध किया जाता है तो 5 वर्ष या 10,000 रुपये कम, ठीक है, कम से कम जुर्माना यहाँ पे 10,000 रुपये। रिट निकलने के बाद सदोष अवरोध अगर कर रहा है, यानी कि रिट निकल चुका है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको सदोष परिरोध नहीं किया जाए, फिर भी अगर उसको सदोष परिरोध किया जाता है 2 वर्ष तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक सजा और जुर्माना। गुप्त स्थान या किसी सीक्रेट जगह पे उसको परिरोध किया गया जहाँ पे कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ पे ऐसे के लिए 3 वर्ष तक की सजा। संपत्ति उद्यापित करने के लिए अगर सदोष परिरोध करे, उसे संपत्ति लेने के लिए तो यहाँ पे 3 वर्ष तक की सजा, और संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए उसे संस्वीकृति कन्फेशन करवाया जा सके, उसे 3 वर्ष तक की सजा ऐसे में होगी। आपराधिक बल, हमला और बल क्या होता है? ये जो बल होता है, बल आपराधिक बल में ही कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमला क्या होता है? हमला का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले ने आपको मार दिया या पीट दिया। हमला का मतलब होता है कि आपके मन में ऐसी आशंका आ रही है कि सामने वाला आपको मारने ही वाला है, तो जो ऐसी आशंका है ना कि मारने ही वाला है, तो वो क्या कहलाता है? वो हमला कहलाता है। धारा 130। तो धारा 128 सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति निम्न 3 कार्य करता है, कौन कौन से? कोई गति कारित करता है, गति परिवर्तन करता है, गतिहीनता करता है, और ये तीनों चीज़ किसके रूप में करता है, किस माध्यम से करता है? स्वयं की शक्ति द्वारा, किसी पदार्थ के बहन द्वारा, किसी जीव जंतु को प्रेरण देके, यानी कुत्ते को छोड़ के कर रहा है, ठीक, किसी पदार्थ यानी गर्म रॉड किसी को दे रहा है, छुआ रहा है, वो क्या कहलाता है? ये आपने बल का प्रयोग किया है।
ठीक है। लेकिन यही बल अपराध कब बन जाएगा, जब आपका इंटेंशन हो, ठीक है। यानी कि जो बल में अगर 3 बातें जोड़ दी जाए तो वो आपराधिक बल कहलाएगा। कब, जब आप उसकी बिना सहमति, यानी जिस पर बल का प्रयोग कर रहे हैं उसकी बिना सहमति के आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, किसी अपराध को करने के इंटेंशन से आप क्या कर रहे हो, वो बल का प्रयोग कर रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए, उसको भय उत्पन्न करने के लिए, कोई क्षोभ कारित करने के लिए अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो ये आपराधिक बल कहलाएगा। यानी कि दैट मीन्स कि अगर फोर्स जो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 128 में, उसमें क्या जोड़ दिया जाए, विदाउट कंसेंट जोड़ दिया जाए, या फिर इंटेंशन ऑफ ऑफेंस ऑफ फियर, यानी कि उसका इंटेंशन जोड़ दिया जाए किस चीज़ को, अपराध करने का या भय उत्पन्न करने का, क्षोभ उत्पन्न करने का, तो यह क्या हो जाता है, ये क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा आपका। सेक्शन नंबर 130 क्या कहता है, हमला। हमला बात करता है जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या संभाव जानते हुए करता है कि अंग विक्षेप या तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को आशंका हो जाए कि वो ऐसा अंग विक्षेप तैयारी करता है, उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है। यानी कि सामने वाले पे, यानी ए है और बी ने क्या किया, बी बिल्कुल हाथ के बाह को ऊपर करते हुए शर्ट को फोल्ड ऊपर कर रहा है, ठीक है ना, और मुक्का दिखा रहा है किसको, बी को, या और गुस्से में देख रहा है, तो बी ए को क्या लगेगा भाई कि ये मुझे मारने वाला होगा, ठीक है, मारने ही वाला है अब, तो ये इसके मन में जैसी आशंका आती है, ये क्या कहलाता है, हमला कहलाता है ये। यानी कि ब्लैक स्टोन थे जूरिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि किसी व्यक्ति को स्पर्श किए बिना पीटने का प्रयत्न, यानी कि छुए बिना, यानी कि अभी तक छुआ नहीं है उसको, लेकिन उसके मन में ऐसी आशंका आई कि उसको पीटने वाला था, ये जो प्रयत्न है पीटने का, वो क्या कहलाता है, वो हमला कहलाता है। इंग्लिश लॉ में इसे क्या कहा जाता है, असॉल्ट इज कॉल्ड बैटरे। बैटरे का मतलब होता है क्षति करने का प्रयत्न। अब ये जो हमला होता है ना, हमला एकमात्र ऐसा अपराध है जो आशंका पर ही दंडनीय है। यानी कि सामने वाले को अगर आशंका हो गई कि ऐसी उसको मारने वाला है, तो सामने वाले को क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई जा सकती है हमला के लिए, ठीक है। एक्टस रिया क्या है हमले में, तो एक्टस रिया यहाँ पे है जो आशंका कारित हो रही है, वही इसका एक्टस रिया है। उसके बाद आता है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने के बारे में बताता है कि यहाँ पे गंभीर प्रकोपन नहीं है, तो यहाँ पे 3 महीने तक की सज़ा, जुर्माना से या 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, ये दोनों से दंडित किया जा सकता है। और वहीं पे अगर मान लीजिए गंभीर प्रकोपन हो और फिर हमला आपराधिक बल का प्रयोग हो तो 1 महीने तक की सज़ा होगी या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना। उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ पूरे डिटेल में पढ़ा दिया है। उसके बाद आता है सेक्शन में 137 से लेकर 146 तक के बारे में बात करता है। ये इसमें 4 चीज़ें बताता है, व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्सर्म, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं व्यापहरण। व्यापहरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बाल चोरी, यानी चाइल्ड स्टीलिंग, यानी बच्चों की चोरी की बात करता है, व्यापहरण में आता है आपका, ठीक है। तो व्यापहरण 2 तरीके से होता है, कौन कौन सा है, एक भारत में से व्यापहरण होता है, विधिपूर्व संरक्षकता में से, यानी कि भारत से आप व्यापहरण करके किसी दूसरे देश में ले जा रहे हो। विधिपूर्व संरक्षकता का मतलब होता है किसी के संरक्षण में वह व्यक्ति है, वह बच्चा है और उसके संरक्षण से दूर ले जा रहे हो, वो क्या कहलाता है, विधिपूर्व संरक्षकता में से व्यापहरण कहलाता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या ससुराल से भागी हुई पत्नी को वापस लाना व्यापहरण अपहरण माना जाएगा, तो यहाँ पे आंसर था नहीं। यहाँ पे चुंडा मुर्मू बनाम बंगाल राज्य 2012 में कहा गया था कि यह ना तो व्यापहरण है और ना ही अपहरण है, क्योंकि उसका राइट है भाई, उसकी पत्नी हो, उसको भाग्य उसको वापस लेके आया, ठीक है, तो ये व्यापहरण नहीं है ना ही अपहरण है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 137 की बात करता है, कहता है व्यापहरण। व्यापहरण 2 किस्म का होता है, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्व संरक्षकता में से व्यापहरण। फर्स्ट नंबर कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राप्त किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से प्रभ्रमण कर देता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को क्या करता है, उसकी सहमति के बिना या फिर उसकी सहमति, जो सहमति दे सकता है उसकी ओर से, उसके गार्जियन होंगे, उसके बड़े होंगे, जो भी माता पिता होंगे, वो अगर उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर कर देता है तो ये क्या कहलाता है, भारत की सीमाओं से व्यापहरण, यानी भारत में से व्यापहरण। और दूसरा आता है गार्जियनशिप में से व्यापहरण, यानी कि ए है, ए के संरक्षण में बी रहता है, बी मान लीजिए 17 साल का है और ए की सहमति के बिना बी को अगर ले जाया जा रहा है बाहर, कहीं भी ले जा रहा है, तो क्या कहलाता है, विधिपूर्व संरक्षकता में से व्यापहरण कहलाता है। यानी कि अगर ए के संरक्षण में बी है, ठीक है, बी मान लीजिए
5 साल का है। अब यहाँ पे बी का एक चाचा था, चाचा ने क्या किया, वो उस बच्चे को बिना सहमति के ले गए पार्क घुमाने, ठीक है। तो यहाँ पर बिना सहमति के ले जा रहा है, ये भी व्यापाहरण कहलाएगा, भले ही बाद में कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो ए है, ए अगर ढूंढ रहा है नहीं मिल रहा है तो ये FIR दर्ज करवा सकता है ढूंढने के लिए, अब व्यापाहरण के लिए, भले ही उसका चाचा क्यों ना हो, उसको दंडित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बिना सहमति के ले जा रहा है भाई, ये व्यापारण कहलाता है। स्पष्टीकरण यहाँ पे कहता है विधिपूर्वक संरक्षक मतलब इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की देखरेख अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है, ये सारी चीज़ें आती है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद जो कोई यहाँ पे व्यापारण करता है, ठीक है, विधिपूर्वक संरक्षक में से भाग में से, तो इसको 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये केस है, केस आप देख लीजिएगा। 138 बात करता है, अपहरण की बात करता है। यह एक निरंतर चलने वाला अपराध होता है अपहरण, ठीक है। व्यापारण और अपहरण में ये डिफरेंस है कुछ, तो व्यापारण किसी अवयस्क या विकसित का किया जा सकता है, लेकिन अपहरण किसी भी आयु को किया जा सकता है। व्यापारण विधिपूर्वक संरक्षकता में से किया जा सकता है, लेकिन अपहरण स्वतः अपहरण किया जा सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। इसमें बल या छल का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ये सामान्य रूप से अगर किसी व्यक्ति को ले जा रहा है तब भी यहाँ पे क्या कहलाएगा, व्यापारण कहलाएगा, लेकिन इसमें बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है अपहरण में। सहमति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, महत्व नहीं है। अगर 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, वो सहमति दे भी रहा है तो उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपहरण में सहमति किया गया है, अपनी स्वतंत्र सहमति दे देता है तो अपराध कारित नहीं होता है अगर सहमति है तो। इसी तरह के 2 और हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 139, जो भीख मांगने प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को विकलांग बनाया जा रहा है और व्यापारण किया जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसे मामलों में 10 वर्ष तक की सज़ा होगी। अगर विकलांग बनाया जा रहा है तो 20 वर्ष कम से कम। और वहाँ पे धारा 144 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के व्यापारण इस चीज़ के लिए किया जा रहा है कि ताकि उसे फिरौती मांगा जा सके, तो वहाँ पे यहाँ पे कहता है पहला नंबर, हत्या करने के लिए व्यापारण करना आजीवन कारावास या कठिन कारावास 10 वर्ष तक। किसी व्यक्ति के अपहरण व्यापारण करना जिसके पश्चात निरोध में रखना, उसकी मृत्यु उपाधि करने की धमकी देना ताकि फिरौती देने के लिए विवश किया जा सकते, तो वहाँ पे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास भी हो सकता है। आगे समझ में ये केस है। दासत्व और बलात्पूर्वक श्रम का मतलब क्या होता है? देखिए 2 अनुच्छेद हैं संविधान में, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मनुष्य क्रय विक्रय, बेगार और अन्य प्रकार के बलात्श्रम करने का प्रतिषेध किया गया है, यानी मना किया है कि किसी से बलात्श्रम नहीं करवाओगे, ठीक है। उसका आता है अनुच्छेद 24, यहाँ पे कहते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में काम कराने के लिए प्रतिषेध किया गया है, यानी कि आप काम नहीं करवा सकते हो। फिर भी अगर आप इस तरीके से काम करवाते हो, धारा 143 के तहत यहाँ पे आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। धारा 144 में 23 ये है, ये आपका पूरा सेशन हो गया है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है आपका चैप्टर नंबर 11 BNS में, ठीक है। तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताता है जो लोगों की शांति भंग कर दे, ऐसे अपराधों के बारे में। तो यहाँ पे इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला आता है आपका विधि विरुद्ध जमाव, यानी कि ऐसा जमाव जो अनलॉफुल हो, जो लॉ के विरुद्ध किया जा रहा हो जमाव, वो 189 और 190 में बताया गया है। वहीं अगर हम अगले पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे बलवा क्या होता है, जब इसी विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा बल का प्रयोग करते हुए कुछ हिंसा की जाती है तो वहाँ क्या कहलाता है, वो बलवा कहलाता है। ये 191, 193 और 195 में बताया गया है। वहीं अगर हम दंगा की बात करते हैं, आफरे की बात करते हैं, तो ये 194 में बता दिया गया है। उसके बाद लास्ट जो हमारा आता है इसमें 196 एवं 197 जो वर्गों में शत्रुता को बढ़ावा देने की बात करता है, यानी कि जो समाज में जो विभिन्न वर्ग बने हुए हैं तो उन वर्गों में क्या किया जाना, जैसे SC ST के अलग वर्ग हो जाता है, कि समाज में कुछ लोगों का एक अलग वर्ग बना रहता है, ठीक है। तो उनमें क्या करना कि शत्रुता को बढ़ाने वाला कुछ ऐसा काम करना जिससे उनमें शत्रुता बढ़े और दंगा करने लगे वो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी चैप्टर नंबर 11 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। अब अनलॉफुल असेंबली की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, एक अवैध सभा यहाँ पे, यानी कि जो इल्लीगल तरीके से एक जमाव इकट्ठा होते हैं, कई लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं, तो क्या कहलाता है, वो अवैध सभा कहलाती है।
अब यहाँ पे अगर हम कॉमन लॉ की बात करते हैं, कॉमन लॉ जो हमारा इंग्लिश लॉ था, वहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव के लिए 3 या अधिक व्यक्ति आवश्यक माने गए हैं। लेकिन अगर हम ये इंडियन लॉ की बात करते हैं तो इंडियन लॉ में कम से कम 5 व्यक्ति होंगे तभी ये विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। वहीं अगर कॉमन लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉमन लॉ में सिर्फ 3 या कम से कम 3 होंगे तब भी ये अवैध जमाव हो जाएगा, अवैध सभा। लेकिन इंडियन लॉ में 5 या अधिक व्यक्ति होने आवश्यक है। ये कौन बताता है? ये बताता है आपका सेक्शन नंबर 189। अब जो इंडियन पिनल कोड था वहाँ पे ये जितने सारे सेक्शन बताए गए हैं ये इंडियन पिनल कोड में थे। अब इन्हीं को एक सेक्शन करके सेक्शन नंबर 189 कर दिया गया। यहाँ पे बताता है विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है। विधि विरुद्ध जमाव यहाँ पे कहता है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा यदि निम्न सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में जमाव गठित हुआ। अब यहाँ पे नीचे 5 उद्देश्य बताए गए, सामान्य उद्देश्य। अगर इनमें से किसी एक को फॉलो अप करते हुए 5 या अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उस जमाव में शामिल हो रहे हैं, उस विधि विरुद्ध जमाव में अग्रसर हो रहे हैं कार्य करने के लिए, तो यहाँ पे ये कहलाता है कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव किया है और विधि विरुद्ध जमाव में जो भी सामान्य अग्रसर, सामान्य आशय था उसके अग्रसर में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब सबसे पहला आता है कि अगर ये 5 या अधिक व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं मान लीजिए, तो वहाँ पे इनका मान लीजिए क्या काम था, केंद्र या राज्य सरकार या संसद, विधानमंडल या लोक सेवा, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा आतंकित करना। अब यहाँ पे जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है या संसद है, विधानमंडल है, लोक सेवा की जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो उनको क्या करना, उनको या तो आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए या आपराधिक बल का प्रदर्शन करते हुए क्या करना, उनको आतंकित करना ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से ना कर सके, सही ढंग से ना कर सके। दूसरा आता है कि किसी विधि या विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना, यानी कि अगर मान लीजिए संसद या विधानमंडल ने क्या किया है कि कोई कानून पारित कर दिया और उस कानून के निष्पादन में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग या 100 लोग जो भी इकट्ठा हो रहे हैं, अगर वो इकट्ठा हो क्या कर रहे हैं, उस विधि के निष्पादन का प्रतिरोध कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ये लागू ना हो। अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं, जैसे आप देखे होंगे CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके लिए काफ़ी यहाँ पे स्ट्राइक हुई थी, काफ़ी लोगों ने हड़ताल पे बैठे हुए थे, तो इसका प्रतिरोध कर रहे थे उस एक्ट का, तो उसी में क्या कहलाता है, ये विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। तीसरा आता है रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करने के लिए। अब ये रिष्टि क्या होती है, आपराधिक अत्याचार क्या होता है, ये हम यहाँ पे अगली क्लास में पढ़ेंगे, समझ गए। तो ये अभी तो इससे इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई रिष्टि करने के लिए, आपराधिक अत्याचार करने के लिए, आपराधिक अत्याचार का मतलब किसी कहीं पे ट्रेस पास करना, कहीं ऐसी जगह पे चले जाना, जाके अपराध करना जहाँ पे जाने का अधिकार आपको नहीं है, या फिर अन्य कोई अपराध करने के लिए हो। 4th नंबर आता है ऐसे बल द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेना, यानी कि आप आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी के संपत्ति का कब्जा ले रहे हैं, यानी आपका अधिकार नहीं है और विधि विरुद्ध जमाव के तहत आपने क्या किया, उसका कब्जा छीन लिया और वहाँ से उसको हटा दिया, या फिर मार्ग या जल के उपभोग से आप वंचित कर रहे हो किसी को कि यहाँ से नहीं जाओगे, जल यहाँ नहीं भरोगे, तो इस तरीके से क्या करना, आतंकित करना या फिर बल का प्रयोग करना। 5 नंबर आता है ऐसे बल के प्रयोग द्वारा किसी को वह कार्य करने के लिए आबद्ध करना जिसे वह वैध रूप से करने के लिए आबद्ध ना हो, या उसका लोभ करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। अब मान लीजिए वो विधि विरुद्ध जमाव बन गया, 5 से अधिक मान लीजिए 10 लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब 10 लोग इकट्ठे होके किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बोल रहे हैं जो कार्य वह करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध नहीं है, ज़बरदस्ती उससे कार्य कराया जा रहा है। या फिर मान लीजिए कोई पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले क्या करने, उनकी ड्यूटी है किसी अपराध का निवारण करना, अगर यहाँ पे वो अब उनकी ड्यूटी का लोप करवाते हैं, भाई उनकी ड्यूटी तो है करना लेकिन उनकी ड्यूटी का लोप करवाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा कि उन्होंने विधि विरुद्ध जमाव के रूप में क्या किया है, बल का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण कहता है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था लेकिन तत्पश्चात विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन था, फंक्शन में क्या हुए, कई लोग इकट्ठा हुए, अब वहाँ पे क्या सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए थे। अब बाद में वहाँ पे क्या होता है कि
कुछ ऐसी बातें आती हैं, कुछ वहाँ पे कार्य होते हैं जिसके कारण से उनको गुस्सा आता है और उनका जो जमाव था विधि विरुद्ध रूप से यहाँ पे इकट्ठे हो गए सब लोग। अब यहाँ पे उनका इंटेंशन क्या हो गई, ऊपर जो 5 उद्देश्य सामान्य उद्देश्य बताए कि उनमें से कोई एक उद्देश्य उनका बन गया। तो ये कहलाता है कि जमाव जब इकट्ठा हुआ था, यानी सब लोग जब इकट्ठा हुए थे तब प्लानिंग नहीं थी तब भी चलेगा, लेकिन विधि विरुद्ध क्या हो सकता है, बाद में भी विधि विरुद्ध जमाव बन सकता है। यानी कि जब आप इकट्ठा थे तब तो नहीं था, आपको प्लानिंग कुछ नहीं थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ कारण हुआ, कुछ रीजन हुआ जिसके कारण से आपको विधि विरुद्ध जमाव ये होना पड़ा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हो गई। अब एक केस था शिवाजी सिंह वर्सेस बिहार राज्य, 2009 का मामला था। यहाँ पे क्या बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि जमाव आरंभ से विधिपूर्ण हो सकता है, यानी कि ये विधिपूर्ण हो सकता है शुरू में, लेकिन बाद में भी विधि विरुद्ध बन सकता है। ऐसा ये इस केस के माध्यम से बताया गया था। उसके बाद अब जो हम दंड की बात करते हैं, तो अगर जो ऐसा अनलॉफुल असेंबली में अगर शामिल होता है, उसका सदस्य बनता है, तो उसको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। तीसरा आता है यहाँ पे क्लोज कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने के आदेश, यानी कि जो अनलॉफुल असेंबली हुई थी, यानी जो लोग इकट्ठा हुए थे 10-50 लोग, उनको बिखर जाने का आदेश दिया गया था कि आप अपने अपने घर चले जाइए, लेकिन वो नहीं जाते हैं, इकट्ठा ही रहते हैं, तो यहाँ पे 2 वर्ष तक की सज़ा होगी इसके बाद, यानी ऐसा आदेश करने के बाद। 4th नंबर आता है कि अगर जो ऐसा अनलॉफुल असेंबली हो रहा है जिसमें घातक आयुध, यानी कि बहुत ही खतरनाक हथियार लेके इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे ऐसे हथियार जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, अगर ऐसे हथियार के साथ विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है या फिर जो उनका सदस्य हो रहे हैं, तो इनको 2 वर्ष तक की सजा होगी, जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। 5 नंबर कहता है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का ऐसा जमाव जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य है और इसी जमाव को बिखर जाने के आदेश के बाद ही उसमें बने रहते हैं, तो इसमें 6 महीने तक की सज़ा है, ये जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी था मैंने बता दिया। बाकी ये दंड है बहुत सारे, अगर उसमें कोई भाड़े पर लाता है विधि विरुद्ध जमाव के लिए, ठीक है, कोई संश्रय देता है, उनको कोई आश्रय देता है ऐसे व्यक्तियों को, तो उसके लिए दंड की बात करता है, नियोजित करने के बारे में बात करता है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद जब हमारा आता है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर देख लेते हैं। सामान्य आशय की आप बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 5 में बताया गया सामान्य आशय। पहले सेक्शन 34 में हुआ करता था हमारे इंडियन पिनल कोड में, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सेक्शन नंबर 3 में सब क्लॉज 5 में कर दिया गया है इसकी जो सामान्य आशय। सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 190 में सामान्य उद्देश्य को बता दिया गया है। सामान्य आशय कोई आपराधिक कार्य अनेक व्यक्ति द्वारा उन सबके सामान्य आशय को प्रेरित करने में किया जाना चाहिए, यानी कि जो 2 या अधिक व्यक्ति होते हैं तो उसमें क्या होता है, सामान्य आशय की धारा लग जाती है, ठीक है। और सामान्य आशय में क्या होता है कि उनका एक कॉमन इंटेंशन होता है कि उसी इंटेंशन के जो भी है उसी इंटेंशन को फॉलो अप करते हुए आगे का कार्य करना है। लेकिन सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे फिक्स है। सामान्य उद्देश्य कौन से, सामान्य उद्देश्य जो 5 सामान्य उद्देश्य बताए गए हैं ना, अभी हमने पढ़ा था, वही चीज़ क्या कहलाता है कि उसी सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में अगर कोई कार्य हो रहा है विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा, तो यहाँ पे कहलाता है कि ये सामान्य उद्देश्य है, ठीक है। सामान्य उद्देश्य तो फिक्स है, लेकिन सामान्य आशय नहीं फिक्स है। सामान्य आशय कुछ भी हो सकता है व्यक्तियों का, लेकिन सामान्य उद्देश्य यहाँ पे 5 तरीके के फिक्स बता दिए गए। सामान्य आशय में 2 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, लेकिन सामान्य उद्देश्य में कम से कम 5 होने चाहिए। यहाँ पे तो कम से कम 2 हैं और यहाँ कम से कम 5। सामान्य आशय की बात करते हैं, इसमें विचारों के आदान प्रदान का सक्रिय तत्व विद्यमान रहता है, यानी कि जो उन्होंने बोला है कि उनका जो सामान्य आशय है वो एक दूसरे को बता देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सदस्यता मात्र ही पर्याप्त है। अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि विधि विरुद्ध जमाव किस लिए है और यहाँ पे सिर्फ उसको इतना पता है कि विधि विरुद्ध जमाव है और उसमें सम्मिलित हो जाता है, तो यहाँ पे उसको माना जाएगा कि उस समान उद्देश्य के अग्रसर में कार्य कर रहा है और उसका विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। ये एक निष्क्रिय तत्व है, ठीक है। अब सामान्य आशय में विचारों का पूर्व मिलन आवश्यक है, लेकिन इसमें पूर्व मिलन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सदस्यता ही पर्याप्त है। अगर आप उसमें सदस्य के रूप में यहाँ भाग ले रहे हैं तो सिर्फ इतने ही पर्याप्त है। बाकी उन्होंने क्या है, उनका क्या उद्देश्य है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आता है बलवा।
बलवा में सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा, यहाँ पे ये जान लीजिए कि बलवा विधि विरुद्ध जमाव का ही एक गंभीर और विशिष्ट रूप होता है। जब विधि विरुद्ध जमाव हिंसा का रूप ले लेता है तो वह बलवे में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जब वहाँ पे जो खतरनाक साधन लेके आए थे, आयुध लेके आए थे, ठीक है, या फिर मारपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, उस विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा मारपीट करना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे ये बलवा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा कि विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा बलवा किया जा रहा है, यानी बलवा करना। अब यहाँ पे सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में हिंसा का प्रयोग जो किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, ये बलवा। ये सामान्य सी एक परिभाषा होगी। सेक्शन नंबर 191 जो बलवा करने के बारे में बताता है कि बलवा क्या है, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, अब यह चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा सभी इकट्ठे हुए लोगों के द्वारा हो सकता है, या फिर उसके किसी सदस्य के द्वारा क्या किया जा रहा है, जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल का प्रयोग किया जा रहा है या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है कि बलवा है। और उस जमाव का जो सदस्य हो, जितने भी सदस्य हो गए, सभी बलवा के लिए दोषी ठहराए जाएंगे, यानी कि अगर एक सदस्य भी यहाँ पे बलवा करता है तो सभी यहाँ पे दोषी ठहराए जा सकते हैं। अब बलवा के लिए दंड की बात करते हैं तो 2 वर्ष तक है, और अगर घातक आयुध से बलवा किया जा रहा है, जिससे डेंजरस वेपन्स हैं, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, तो वहाँ पे 5 वर्ष तक का सज़ा हो सकता है और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ में एक क्वेश्चन है कि क्या 6 अभियुक्तों में से 2 को मुक्त कर दिया जाता है, वहाँ मान लीजिए जहाँ 6 अभियुक्त हैं, 6 आरोपी हैं, वहाँ 2 को मुक्त कर दिया गया, अब बाकी कितने बचे, 4, तो क्या अभी इन सभी को बलवा के लिए दंडित किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पे क्या गया कि नहीं, क्योंकि अगर बलवा किया जा रहा है तो बलवा में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, विधि विरुद्ध जमाव, और विधि विरुद्ध जमाव के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है कि अगर उसके लिए दोषी ठहराना है तो कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। तो अब यहाँ कितने बचते हैं, अगर 2 को मुक्त कर दिया गया तो शेष 4 बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीतम सिंह मतलब से पंजाब राज्य है, यहाँ पे कहा गया है कि कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए ऐसे दंड देने के लिए। उसके बाद आता है, अब ये पढ़ लीजिएगा, बलवा अगर प्रकोप के कारण हो रहा है, ठीक है, जो विधि विरुद्ध जमाव बलवा हो रहा है भूमि स्वामी के अधिभोग में हो रहा है, और वो अगर निकटतम थाने में नहीं बताता है कि उसके जो ज़मीन है उसके भूमि पर ऐसा बलवा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा जो 1000 रुपये तक का हो सकता है। दंगा की बात करते हैं तो दंगा जो है 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर करते हैं, यानी कि जो दंगा कहते हैं ना कि अगर कोई लड़ रहा है तो बोलते थे दंगा हो रहा है। दंगा कहाँ पर होता है, सिर्फ 2 या अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे अगर जो लड़ने लगते हैं और जिससे शांति भंग हो, किसकी, लोगों की शांति भंग हो, तो वो क्या कहलाता है, वो दंगा कहलाता है। और जो ऐसा करता है तो उसे 1 महीने तक की सज़ा और जुर्माना जो 1000 रुपये तक का लगाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अब ये लोक सेवक है, लोक सेवक मान लीजिए बलवे को इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना, यानी कि लोक सेवक रोक रहा है बलवे के लिए, तो अगर उसके ऊपर अगर हमला करते हो तो 3 वर्ष तक की सज़ा है, या कम से कम, ठीक है, और 25,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 196, धर्म में मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी समूह के ऊपर यहाँ पे क्या करना, बल का प्रयोग करना, हिंसा का प्रयोग करना, ठीक है। जैसे कुछ वर्ग होते हैं जैसे हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ वर्ग होते हैं मराठी बोलने वाले। अब मान लीजिए यहाँ पे हिंदी वाले मराठी वालों को यहाँ भड़का रहे हैं, या फिर मराठी वाले हिंदी वालों को भड़का रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी भाषा को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, धर्म मूल वंश को लेकर। अब यहाँ पे इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे दंड के प्रावधान किया गया है, 3 वर्ष तक का सज़ा, ठीक है। और दूसरा कहता है कि किसी मान लीजिए अपराध यदि किसी पूजा स्थान पर हो, या जहाँ पे पूजा करने का स्थान हो, धार्मिक पूजा हो रही हो, वहाँ पे अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसे 5 वर्ष तक की सज़ा को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 197 है जो राष्ट्रीय अखंडता की बात करता है। राष्ट्रीय अखंडता के ऊपर कोई लांछन लगाता है, ठीक है, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, तो उसके लिए यहाँ पे दंड की बात करता है जो 3 वर्ष तक है, यह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और वही चीज़ अगर पूजा धार्मिक उपासना स्थल में लगे हुए व्यक्तियों के बारे में है, जमाव में करेगा तो 5 वर्ष तक की सज़ा है।
उसके बाद आता है लोक सेवकों से द्वारा उनसे संबंधित अपराध। अब पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है और पब्लिक सर्वेंट के विरोध में ये अपराध बात करता है। सेक्शन नंबर 198 क्या बात करता है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से कुछ विधि की अवज्ञा करता है, विधि को नहीं मानता है, तो उसके लिए क्या है 1 वर्ष तक की सजा है, जुर्माने से दोनों दंडित किया जा सकता है। ठीक है। सेक्शन नंबर 199 की बात करता है लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, तो यहाँ पे बात किया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पीड़ित का ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 200 ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पीड़ित को उपचार न करने के लिए कितना दंड दिया गया है और कौन सी धारा में बताया गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है सेक्शन नंबर 200 में। ठीक है, कि पीड़ित का उपचार न करने के लिए भी दंड बताया गया है डॉक्टरों के लिए। तो ये BNSS की धारा 397 के उपबंधों को उल्लंघन अगर किया जाता है तो कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है। पीड़ित को उपचार नहीं किया तो मना किया जाता था, यहाँ पे कितना सजा है 1 वर्ष तक की। अब BNSS की धारा 397 क्या बताता है कि पीड़ितों को उपचार करने के बारे में, अगर सेक्शन नंबर 64 से लेकर सेक्शन नंबर 144 तक के जो ये सेक्शन बताया कि जितने भी सेक्शन लिखे हुए हैं, इन सभी सेक्शन में या पॉक्सो की धारा 4, 6, 8, 10 के अधीन कुछ अपराध है, तो उसमें क्या किया जाएगा, पीड़ित का उपचार तुरंत किया जाएगा और निःशुल्क किया जाएगा। अगर मना करते हैं तो यहाँ पे 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। अब पब्लिक सर्वेंट जो क्षति करने के लिए कोई अशुद्ध दस्तावेज रच देता है, फंसाने के लिए किसी व्यक्ति को फंसाने के पीछे पुलिस वाले कोई ऐसा दस्तावेज बना देते हैं जिससे सामने वाला को फंस जाए, यानी क्षति हो जाए, लेकिन ये दस्तावेज कैसा है, अशुद्ध टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ष तक की सजा है लोक सेवक को। अगर लोक सेवक विधि व्यापार में लगे, भाई लोक सेवक का काम क्या है, जो उसकी ड्यूटी है वो करे, अलग से कोई ऐसा विधि विरुद्ध व्यापार नहीं कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे 1 वर्ष तक सजा है। या सामुदायिक सेवा के लिए भी दंडित बताया गया है। बाकी ये सारी चीज़ें। अब एक आता है लोक सेवकों के विधिवत प्राधिकार के मान के विषय में, यानी लोक सेवक ने क्या किया, विधिवत प्राधिकार में कुछ नोटिस जारी किया है, कुछ ऐसा सूचना जारी की है और उसकी तामील नहीं हो पा रही है, तामील नहीं हो रही है, तो उसके लिए सजा, यानी समनों को तामील या नकारवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। यानी कोई भी व्यक्ति अगर जिसको समन जारी किया गया है और उस समन से बचने के लिए फरार हो जाता है, तो यहाँ पे बात करता है कि लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन सूचना आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है तो सादा कारावास 1 महीने तक और 5000 रुपये जुर्माना। और यही समन सूचना अगर न्यायालय ने स्वयं जारी किया है तो 6 महीने तक की सजा की बात करता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 209 ये नया जोड़ा गया था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिर रहना, यानी उद्घोषणा जारी की गई सेक्शन नंबर 84 BNSS में, उसके जवाब में अगर गैर हाजिर रहता है तो उसके लिए दंड की बात करता है। यहाँ पे 3 वर्ष तक की सजा है, सामुदायिक सेवा का दंड बताया गया है। ठीक है, और वहीं पे अगर अपराधी उद्घोषित किया गया है तो वहाँ पे 7 वर्ष तक की सजा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मिथ्या इत्तला देना, यानी झूठा यहाँ पे क्या करना, सूचना देना पब्लिक सर्वेंट को, तो यहाँ पे 6 महीने तक की सजा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। अब मिथ्या साक्ष्य की बात करते हैं। अगर आपने कोई ऐसा साक्ष्य दिया जो गलत है, आप जानते हो वो गलत है, फिर भी आप गलत तरीके से साक्ष्य दे रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं आपको यहाँ देखने को, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। तो यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य देना सेक्शन नंबर 227 है, बात करता है जो कोई शपथ पर, यानी कि जब यहाँ पे साक्ष्य दिया जाता है तो ओथ पर दिया जाता है न्यायालय के समक्ष। ठीक है, या फिर विधि के किसी अभिव्यक्ति उपबंध के द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है या मिथ्या होने को उसे ज्ञान है या विश्वास है, जिसके द्वारा मिथ्या होने को विश्वास नहीं है, यानी सत्य होने को उसे विश्वास नहीं है, मिथ्या कथन करता है कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शपथ पर साक्ष्य देने के लिए बोला गया है, शपथ पर साक्ष्य दे रहा है और गलत साक्ष्य दे रहा है, मिथ्या झूठा साक्ष्य दे रहा है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा सत्य कथन करने के लिए वो आबद्ध है और वो जानता है कि जो वह कह रहा है वो सही नहीं है, फिर भी अगर ऐसा इस नॉलेज के साथ कि वो सही नहीं है फिर भी वो देता है कि वो सत्य उसको मान लिया जाए, तो यहाँ पे वो कहा जाएगा कि उसने मिथ्या कथन किया है। ठीक है, तो कोई कथन चाहे वो मौखिक हो लिखित हो, दोनों इस धारा में आती है, तो चाहे मौखिक रूप से कथन दिया जा रहा है या लिखित रूप से दिया जा रहा है, वो दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा कि मौखिक मिथ्या साक्ष्य देने के बारे में। ठीक है,
उसके बाद केस था बबन सिंह वैसे जगदीश सिंह 1997 का, साक्षी द्वारा मिथ्या शपथ पत्र का प्रतिज्ञान करना, ये मिथ्या साक्ष्य देना है। ठीक है, जो एफिडेविट दिया जाता है और उसमें साक्षी तो होता है, उसमें लिखा रहता है ना कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, सत्य और सही है। तो यहाँ पे अगर वो साक्ष्य दिया जा रहा है और वो झूठा साक्ष्य दिया जा रहा है शपथ पत्र पर, तो ये भी कहलाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है, अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ना की बात करते हैं। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना का मतलब, अभी आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे थे लिखित रूप से या मौखिक रूप से, ठीक है। अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का मतलब कोई ऐसी परिस्थितियां आप कर रहे हो या मिथ्या प्रविष्टि कर रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रिकॉर्ड्स में आपको सही से एंट्री करनी थी लेकिन आप उसमें कुछ झूठी एंट्रियाँ कर रहे हो, कुछ झूठा स्टेटमेंट उसमें लिख रहे हो, ये क्या कहलाता है कि आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। यानी कि कुछ ऐसे दस्तावेज बना रहे हो, कुछ एंट्रियाँ कर रहे हो पुस्तकों में, जो लेखा भैया होती है उसमें कुछ ऐसी एंट्रीज कर रहे हो जो मिथ्या टाइप की है, तो ये कहलाता है कि आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। ठीक है, जैसे मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। का एक बॉक्स में जो या का है, यानी कि एक बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इस बॉक्स में क्या है, ये बॉक्स किसका है, बाई का है। अभी यहाँ पर ये जो है इस बॉक्स में कुछ आभूषण रखता है, यानी कुछ ज्वेलरी रख देता है इस इंटेंशन के साथ कि ये जो बाई है, बाई यहाँ पे चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे या चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए इस इंटेंशन के साथ इसमें ज्वेलरी रखा जाता है। तो का ने क्या किया है, का ने यानी ए ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, फैब्रिकेट किया है यहाँ पे। तो ये कह रहा था मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। तो अभी इसमें केस था, तुकाराम का मामला था, 1862 का मामला था मिथ्या साक्ष्य का। उस मामले में तथ्यपूर्ण होना आवश्यक है जिसमें यह किया गया है। जाकिर हुसैन का मामला था, ऐसे गढ़े जाने वाले साक्ष्य का ग्राह्य होना आवश्यक है, यानी कि जो साक्ष्य गढ़े गए हैं उसका एडमिसिबल होना जरूरी है। इस केस में ये बताया गया था। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड की बात करता है, तो अगर कोई न्यायिक कार्रवाई में ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है तो 7 वर्ष तक की सजा या 10,000 रुपये तक जुर्माना, और अन्य मामलों में कहीं मान लीजिए किसी पब्लिक सर्वेंट के समक्ष कोई ऐसा पुलिस वालों के समक्ष ऐसा कर रहा है मान लीजिए, तो 3 वर्ष तक की सजा, 5,000 रुपये तक जुर्माना। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 230। यहाँ पे कहता है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य, यानी कि आप मिथ्या साक्ष्य इस आशय से दे रहे हो कि सामने वाले जो आरोपी है उसको मृत्यु की सजा हो। ठीक है, मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा हो जाए। तो यहाँ पे अगर मृत्यु से दंडनीय अपराध के बारे में है तो यहाँ पे आपको आजीवन कारावास मिलेगा अगर आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो, या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकता है या 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, वही अगर निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के कारण दोष सिद्ध किया जाए और उसे निष्पादित कर दिया जाए, यानी मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे आपको भी, यानी जिसने मिथ्या साक्ष्य दिया है उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा, या फिर उधार एक वाले दंड, यहाँ पे ये जो 10 वर्ष वाला है। वहीं अगर आजीवन कारावास में दोषित कराने के लिए आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो, मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहे हो, तो आपको 7 वर्ष तक की सजा होगी, और अगर उसको दोषित हो गया है तो आपको उसी अपराध से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए दोषित ठहराया गया है। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अगर धमकाते हो किसी व्यक्ति को, उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट बताया गया, धारा 232 में बताया गया है। ठीक है, मिथ्या उस साक्ष्य का काम मिलाना जिसका मिथ्या होना, आपको पता है कि जो एविडेंस आप यूज में ला रहे हो वो मिथ्या है यानी गलत है, फिर भी आप उसको सही के रूप में यूज लाते हो, तो यहाँ पे आपको 233 में दंड मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा दंड मिलेगा मानो कि आपने ही मिथ्या साक्ष्य दिया हो या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा हो। अब यहाँ पे अपराधी के साक्ष्य के विलोपन, अपराध के साक्ष्य के विलोपन, यानी कि जो टेम्पर्ड करता है एविडेंसेस के साथ, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है, अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देता है बचाने के लिए अपराधी को, तो इसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट की बात करते हैं। यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो 7 वर्ष तक की सजा होगी, और अगर अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय है तो आपको 3 वर्ष तक की सजा होगी, और यदि अपराध 10 वर्ष से कम के दंडनीय है तो उस अपराध के दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग से दंडित किया जाएगा, यानी जो अपराध के लिए आप बोल रहे हो। ठीक है, अपराधी को संश्रय देने की बात आती है, धारा 249, यानी आप अपराधी को संश्रय दे रहे हो, उसने अपराध करके आया है और आप उसको छुपा रहे हो। ठीक है, तो यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो आपको 5 वर्ष तक की सजा होगी, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक
के कारावास से दंडनीय है तो 3 वर्ष तक, और 1 वर्ष तक कारावास से दंडनीय है तो आपको उस अवधि के दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग से दंडित किया जाएगा उस अपराधों के। ठीक है, बाकी ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे न्यायिक कार्य में बैठे हुए ये धारा 267 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है धारा 269, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसके पनिशमेंट को और सेक्शन को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लोक न्यूसेंस की बात आती है तो लोक न्यूसेंस वगैरह आप यहाँ पे देखिए, चार्ट देख लीजिए, चार्ट में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लोक न्यूसेंस की बात करते हैं। लोक न्यूसेंस क्या है कि आप कोई ऐसा कार्य अवैध लोग करते हैं जिससे सामान्य लोगों को जो निकट में रहते हैं, जो पास में रहते हैं, उनकी या फिर आसपास की संपत्ति पर अधिकार रखते हैं, उनको सामान्य क्षति होती है, संकट होता है या क्षोभ, उनको परेशानी होती है। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा कार्य लोग करें जिससे क्षति, संकट और क्षोभ होना अवश्यंभावी है, यानी कि हो सकता है। ठीक है, जिन्हें सार्वजनिक अधिकार करने का उपयोग प्राप्त है, ये क्या कहलाता है कि लोक न्यूसेंस आपने किया है। ठीक है, तो लोक न्यूसेंस जो शब्द है वो किस फ्रेंच भाषा के शब्द से न्यूरे से आया है और लैटिन शब्द नोसेर से लिया गया है। ठीक है, तो जिसका अर्थ क्या है, हानि पहुंचाना या बाधा उत्पन्न करना। फ्रेंच भाषा न्यूरे में ये है और लैटिन भाषा नोसेर कहलाता है। तो ये दोनों से मिलकर क्या बना, न्यूसेंस बन गया है। सामान्य के अनुसार यहाँ पे परिभाषा अवदूषण ऐसे दुष्कृत्य है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के उपभोग में अथवा सामान्य अधिकारों में बाधा उत्पन्न करता है। भाई सामने वाला का अधिकार है और आप उसके अधिकार में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो 2 तरीके का यहाँ पे न्यूसेंस होता है। ठीक है, एक लोक अपनी न्यूसेंस होता है, लोक अपदूषण, और एक होता है व्यक्तिगत यानी प्राइवेट न्यूसेंस होता है। तो व्यक्तिगत न्यूसेंस की बात करते हैं, इस न्यूसेंस को दूर किए जाने के लिए न्यायालय में व्यादेश की मांग की जा सकती है। ठीक है, लोक न्यूसेंस और व्यक्तिगत न्यूसेंस में ये छोटा सा डिफरेंस है, आप देख लीजिए इसको। और न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश मान लीजिए दे दिया जा चुका है और फिर भी आप यहाँ पे न्यूसेंस करते हैं तो आपको सादा कारावास होगा 6 महीने तक या 5,000 रुपये तक जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। अब BNSS की धारा सेक्शन में 152, 162 और 163, ये तीनों में किसको पावर बताया गया है, DM को और SDM को। ठीक है, DM या फिर SDM को। यहाँ पर भी न्यूसेंस के बारे में बात की गई है, न्यूसेंस हटाने के लिए सशक्त आदेश की बात की गई है। सेक्शन नंबर 152। 162 बात करता है कि मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। और सेक्शन नंबर 163 जो न्यूसेंस के आशंकित खतरे, जो धारा 144 लागू होती थी पहले, तो धारा 144 अब क्या हो गई है BNSS में, सेक्शन नंबर 163, तो 163 अब लागू होती है। ये क्वारंटाइन नियम तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, जिसे अभी लगा था ना लॉकडाउन के टाइम पे क्वारंटाइन रूल लागू था, 6 महीने तक की सज़ा थी उसके लिए अगर कुछ उल्लंघन करने पर। लोग जल को कलुषित या करते हो, ठीक है, जलाशय को यहाँ पे खराब करते हो, जो जल है, तालाब है, तो उसमें 6 महीने तक की सज़ा है। अब यहाँ पे लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चला रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत ओवर स्पीडिंग करते हुए वाहन चला रहे हो मान लीजिए, और उससे कोई क्षति नहीं हुई, कोई संकट उत्पन्न नहीं हुआ है, फिर भी अगर यहाँ पे संकट उत्पन्न हो सकता है, ऐसी संभावना है, सिर्फ संभावना मात्र पे आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है या 1,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्लस इसके साथ आप क्या पढ़ना है, सेक्शन नंबर 125 पढ़ना है, कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्ति क्षेत्र संकटापन्न हो। ये तो सिर्फ संभावना मात्र पे 281। ठीक है, वहीं अगर 125 की बात करते हैं ना, तो इसे 125 में क्या बताया गया है कि अगर संकट उत्पन्न हो जाता है, मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट आप कर देते हो, तो 125 है, 125A और 125B, 3 चीज़ें बताई गई हैं इसमें। ठीक है, तीनों पनिशमेंट अच्छी खासी बताई गई है। अश्लील पुस्तकों का विक्रय करते हो, ठीक है ना, जो ऐसे पुस्तक जो कामोद्दीपक हैं यानी कि सेक्सुअल वो बताते हैं, ठीक है, कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर हों, उन व्यक्तियों को दुराचारी या भ्रष्ट बना देती है, तो ऐसे पुस्तकों के लिए तो यहाँ पे अगर कोई निर्यात करेगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा, उत्पादित करेगा, परिचालित करेगा, रचेगा, तो ऐसे में प्रथम दोष सिद्धि पे 2 वर्ष तक की सज़ा, 5,000 रुपये तक जुर्माना, और 50 वर्ष उसके बाद अगर फिर भी करते हो तो 5 वर्ष तक का और 10,000 रुपये तक जुर्माना। अब ये जो सेक्शन थी इसको हिकलैंड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 को भी ये हिकलैंड टेस्ट के संबंधित बात करता है, यानी अश्लीलता से संबंधित है। अब बालक को अश्लील सामग्री बेच रहे हो,
तो फिर यहाँ पे अलग से पनिशमेंट, बालक कौन होगा, जो 18 वर्ष से कम आयु का है। तो यहाँ पे 3 वर्ष तक की सजा, पहली दोष सिद्धि पे 2000 रुपये जुर्माना, और उसके बाद अगर फिर भी करते हुए पकड़े जाते हो 7 वर्ष तक और 5000 रुपये तक जुर्माना। अश्लील कार्य करते हो, अश्लील गाने गाते हो, गालियाँ देते हो, तो ये धारा 296 लग जाती है, 3 महीने तक की सज़ा, ये 1000 रुपये तक जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन नंबर 297 जो लॉटरी कार्य रखने की बात करता है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए इसको। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो है आपका चैप्टर नंबर 17 क्या बात करता है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध की बात करता है।